Pinulay ano karaban ko. माइक चालू कर समझ आई। Good afternoon, all of you. तो स्टार्ट करें आज की क्लास। अपन बहुत कम लोग ज्वाइन हुए अभी तक। तो आज हमारी क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन टू ब्लिंक। ब्लिंक के बारे में किसने सुना है आजकल? किसी ने सुना है अभी तक ब्लिंक? ब्लिंक क्या है? किसी ने यूज़ किया हो ब्लिंक के बारे में? कोई बता सकता है थोड़ा बहुत? किसी ने यूज़ नहीं किया ब्लिंक? किसी ने यूज़ देखा नहीं ब्लिंक कैसे चलता है? कोई भी? चलो ठीक है ना। तो आज हम जो ब्लिंक की क्लास करेंगे उसके बाद मेरे को लगता है ज़्यादातर लोग ब्लिंक को समझ जाएंगे कि ब्लिंक क्या है, कैसे काम करता है। और कुछ लोग तो हो सकता है कि इसको यूज़ भी कर ले अपने घरों में होम ऑटोमेशन के थ्रू, क्योंकि ये बहुत इजी प्लेटफॉर्म है और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट प्लेटफॉर्म है। ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं लगता।
कम खर्चे में हम एक छोटा सा हमारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं ऐसी क्लास। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड रहेगी इंट्रोडक्शन टू ब्लिंक। देन व्हाट इज़ ब्लिंक। हम यहाँ पे आपने कहा ब्लिंक ब्लिंक 2.0 दिख रहा होगा आपको, ब्लिंक 2.0। तो 2021 के पहले 2021 के पहले जब ब्लिंक था, सिंपल एक ब्लिंक के नाम का एक IoT प्लेटफॉर्म था और उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी और वो जो था वो पुराने HTML फॉर्मेट में था। HTML का जो प्रोटोकॉल है, हमने HTML प्रोटोकॉल्स देखे थे, हमें प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं वाईफाई के। तो HTML प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए बनाया गया एक वेब डेवलपमेंट था जो कि IoT एप्लीकेशन यूज़ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये थी कि हमारा बहुत ज़्यादा डेटा उसमें कंज्यूम होता था। तो हमारा बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम होता था तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं था, एडवांटेजेस नहीं था। तो उसको कन्वर्ट करके उन्होंने क्या लाया, ब्लिंक 2.0। सेम कंपनी उसका ब्लिंक 2.0 वर्जन लेकर आई जो कि अभी लास्ट ईयर ही 22 में है ना, 2022 मिड जून या जुलाई में ने इसको लॉन्च किया। 2022 का लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको अगर नेट पे जाके देखते हैं ब्लिंक के कोई भी आप प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो आपको ब्लिंक 1.0 के दिखते हैं। तो 1.0 के अब वो सपोर्ट नहीं करता, 1.0 खत्म कर देगा क्योंकि इनका ब्लिंक का जो क्लाउड था वो पूरा चेंज हो चुका है। तो क्लाउड था पूरा चेंज हो चुका है। अब नए कमांड्स इस पर वर्क करते हैं, नई तरीके से इस पर वर्क किया जाता है। तो वो जो पुराने जितने भी इम्प्लीमेंटेशन थे ब्लिंक 1.0 के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन थे वो सब खत्म कर दिए गए ब्लिंक ने। अब ब्लिंक आ गया है 2.0 वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है। और ये जो वर्जन का एडवांटेज इसलिए कि इसके अंदर MQTT प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है। MQTT आपने पढ़ा था, MQTT प्रोटोकॉल क्या होता है। MQTT प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, मैसेज क्यूइंग एंड टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, है ना। MQTT प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है। MQTT प्लेटफॉर्म में क्या है, IoT का एक क्या है, IoT का प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसमें IoT में यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत लाइट वेट प्रोटोकॉल है। इससे क्या होता है, जो भी डेटा ट्रांसफर हम करते हैं अपने मोबाइल डिवाइसेस से थ्रू क्लाउड या क्लाउड से हमारे मोबाइल डिवाइसेस में, ये बहुत कम डेटा कंजप्शन करता है। बहुत ही केबीज में हमारा डेटा जाता है, और हमारा कंजप्शन बहुत ही लो रहता है, एकदम लो कंजप्शन में काम हो जाता है। और हाँ, हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन है उसकी हायर बैंडविड्थ भी यूज़ नहीं करती, बहुत कम बैंडविड्थ में हमारा काम हो जाता है। मतलब अगर आपका कनेक्शन स्लो कनेक्शन भी, इवन आपके पास 2G या 3G भी है कनेक्शन है, 2G या 3G कनेक्शन भी हैं, स्लो स्पीड कनेक्शन है, तब भी आपका ब्लिंक प्लेटफॉर्म उस पर ईजिली वर्क करेगा। उसको ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो पुराना पे था उसको ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती थी क्योंकि वो HTML पे था, वहाँ पे इसको ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है वो MQTT यूज़ कर रहा है, इस वक्त इसको ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत नहीं है। लाइट वेट प्रोटोकॉल है और बहुत कम बैंडविड्थ में काम कर लेता है। तो हम बात करें थोड़ी ब्लिंक प्लेटफॉर्म की, तो ब्लिंक प्लेटफॉर्म थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ब्लिंक प्लेटफॉर्म क्या है। द ब्लिंक इज एन IoT प्लेटफॉर्म फॉर iOS एज वेल एज एंड्रॉयड स्मार्टफोन दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल Arduino, Raspberry Pi, Node MCU वाया इंटरनेट, है ना। यहाँ हम अलग अलग बोर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। Raspberry Pi के बोर्ड्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Node MCU के बोर्ड्स, Node MCU हमने पढ़ा था, ESP8266 वाले बोर्ड्स जो होते हैं वो कर सकते हैं। देन इसमें ESP32 भी अब जुड़ चुका है, ESP32, है ना। ये वाले बोर्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसकी खासियत है कि दोनों फ़ोन जैसे iOS और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन्स के लिए इसके ऐप्स अवेलेबल है। दोनों फ़ोन्स के इसके ऐप्स अवेलेबल है, ईजिली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाते हैं और ऐप स्टोर पर मिल जाते हैं। तो ईजिली इंटीग्रेशन है। फुल्ली इंटीग्रेटेड सूट फॉर IoT सॉफ्टवेयर, मतलब फुला इंटीग्रेटेड सूट से पूरा IoT सॉफ्टवेयर कस्म है। और आपको बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, इवन कि आपको कोडिंग में भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। वो कोड भी आपको पूरा बनाया दे देते हैं। बस आपको अपने जो भी आपने डिवाइस लगाए हैं उसके पैरामीटर्स को चेंज करके उसको किस तरह से ऑन कराना है, किस तरह से ऑफ कराना है, कोई से डेटा आपको अपलोड कराना है, कोई डेटा डाउनलोड कराना है, ये चीज़ आप अपने थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और फुल्ली इंटीग्रेटेड सूट है, मतलब फुल इंटीग्रेटेड है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा ऐप में सब कुछ कंट्रोल है हमारे पास। साथ ही साथ इसका एक वेब डैशबोर्ड होता है जिससे हम इनिशियली इसको कंट्रोल करते हैं। हमको वेब डैशबोर्ड बनाना पड़ता है और देन उसको हम सेम डैशबोर्ड हमारे मोबाइल पर भी हम बना सकते हैं। तो आप या तो उसको वेबसाइट से कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही उसको ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना। इसका क्या एक और फीचर ये है कि ये लो कोड IoT प्लेटफॉर्म है, मतलब उसमें बहुत छोटा सा कोड यूज होता है। और एक IoT सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि लो कोड है, एकदम स्मॉल कोड्स होते हैं, छोटे छोटे कोड्स होते हैं। इसमें हमारा काम हो जाता है। लो कोड IoT सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है फॉर स्टूडेंट्स के बनाया गया है, हॉबीइस्ट एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स, मतलब यहाँ की ये जो ब्लिंक प्लेटफॉर्म है ये एक इंडस्ट्री भी यूज़ कर रही है फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हॉबीस्ट वालों के लिए है या सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। ये प्लेटफॉर्म आप परचेज करके अपना प्रोडक्ट बना के इसको मार्केट में बेच भी सकते हैं। दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी जो हम यूज़ करेंगे वो हमारा स्टूडेंट वर्जन यूज़ करेंगे, जिसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन आप अगर कोई प्रोडक्ट बना के इससे बना के मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आपको कुछ का अमाउंट पेड करना पड़ेगा, देन आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। दिस एप्लीकेशन इज यूज टू क्रिएट अ ग्राफिकल इंटरफेस और ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसकी ये जो एप्लीकेशन की खास बात यह है कि इसके हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं। जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल होता है टीवी का रिमोट कंट्रोल सबने देखा है। उसमें क्या होता है, हमारा एक बॉक्स टाइप का होता है, देन उस बॉक्स में अलग अलग बटन बने रहते हैं ना, अलग अलग बटन बने, टीवी ऑन करने के लिए है, देन वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है, वॉल्यूम प्लस है ना, वॉल्यूम माइनस, ऐसे अलग अलग बटन्स बने हो। सिमिलर टाइप के बटन्स हम अपने मोबाइल के डैशबोर्ड या वेब के डैशबोर्ड पे हम उसको बना सकते हैं। सिमिलर टाइप के बटन्स हम उसको बना सकते हैं मोबाइल के डैशबोर्ड या वेबसाइट पे हम उसको बना सकते हैं, है ना। तो सिमिलर क्या हो जाएगा हमारे को, उसको क्या बोलते हैं, जो हमको ग्राफिकल फॉर्म में जो कोई चीज़ दिखे, जैसे हम मोबाइल के ऐप्स चलाते हैं सब कुछ बटन के फॉर्म में हमको दिखता है, बस हमको टिक टिक करना रहता है, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्राफिकल इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है IoT बेस्ड डिवाइस कंट्रोल का यहाँ पे दिया हुआ है। देन आपको दिख रहे हैं स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, 4 स्विचेस दिख रहे हैं। 4 स्विचेस का स्टेटस अभी ऑन है। अगर आप किसी को क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर बटन ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में आपको स्विचेस दिए गए हैं। साथ ही साथ ग्राफिकल फॉर्म में देखो आपको टेम्परेचर का मेजरमेंट भी हमें दिख रहा है। ग्राफिकल फॉर्म में टेम्परेचर पूरा दिख रहा है कि 31.5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी। तो उसका गेज फॉर्म में हमको दिख भी रहा है कि यहाँ पे अगर ये स्केल 10 से लेकर 50 तक जा रहा है तो यहाँ पे आपका 31 के आसपास आपका टेम्परेचर है। तो इसका खास बात ये है कि हमको जो एक रिमोट कंट्रोल टाइप का मिल जाता है हमारे फ़ोन में, हमारे डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, डिवाइस के पैरामीटर्स देखने के लिए। जैसा आप डिज़ाइन करना चाहें आप वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आपको जैसा यूज़र को जैसा चाहिए वैसे आप उसको कर सकते हैं। तो कोई डाउट है क्या ब्लिंक के बारे में? सबको समझ में आया ब्लिंक क्या है? डाउट हो तो बीच में क्वेश्चन पूछ लिया करो। ऐसा लगता है कि सब लोग सो रहे हैं, आवाज़ नहीं आती, तो बिल्कुल है ना, हमको क्या है थोड़ा क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है। क्वेश्चंस बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछा जाए बार बार। कोई डाउट हो आपको डाउट को क्लियर करा जाए ना। तो की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ब्लिंक। ठीक है, तो अपन ब्लिंक के बारे में बात करते हैं। ब्लिंक एक्चुअली क्या है, एक IoT प्लेटफॉर्म है। ब्लिंक एक IoT प्लेटफॉर्म है जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों, एप्पल और एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए अवेलेबल है। और इसमें ये खास बात यह है कि इसमें हम सब बहुत सारे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ऑर्डिनो डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं, रेस्पबेरी पाई डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल ऑर्डिनोज, रेस्पबेरी पाइज एंड नोड MCU ऐसे डिवाइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं वाया इंटरनेट के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एज वेल एज फीचर क्या आता है, फुल्ली इंटीग्रेटेड सूट है IoT सॉफ्टवेयर का। एक फुल्ली इंटीग्रेटेड सूट है, मतलब सब कुछ उसमें इनबिल्ड है, सब कुछ इनबिल्ट है, कुछ एक्स्ट्रा हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी फंक्शनैलिटीज़, मल्टीपल फंक्शंस हमको उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। और पूरा सॉफ्टवेयर भी हमको वो बना के देता है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे यूज़ करना है। जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको बताना पड़ता है कि इसको प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाएगा। इसी तरह ब्लिंक ने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है तो वो प्रोडक्ट का पूरा स्पेसिफिकेशन देता है कि आपको इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, देन ओनली आप यूज़ कर पाओगे ना। तो उसने पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसका इतना अच्छा है कि वो आपको पूरी चीज़ बता देता है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने उसमें। एक लो कोड IoT सॉफ्टवेयर, लो कोड IoT सॉफ्टवेयर क्यों है, क्योंकि ये जो ब्लिंक 2.0 है, जो ब्लिंक 2.0 है, ये क्या यूज़ करता है, ये MQTT प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। MQTT के बारे में मैंने बता चुका हूँ। MQTT प्लेटफॉर्म क्या है, एक हमारा IoT का प्रोटोकॉल है, मैसेज क्यूइंग एंड टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। इससे क्या होता है, हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम आवर मोबाइल डिवाइस टू क्लाउड, है ना। डेटा ट्रांसफर होता है मोबाइल डिवाइस से क्लाउड के बीच में, और या क्लाउड से हमारे मोबाइल डिवाइस के बीच में। इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है इसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है। लो डेटा ट्रांसफर में हमारा काम हो जाता है, ज़्यादा डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, लो डेटा में हमारा काम हो जाता है। और स्मॉल, अगर आपकी स्पीड भी कम है, अगर डेटा की स्पीड कम है, नेट की स्पीड भी कम है, तब भी आपका ये प्लेटफॉर्म ईजिली वर्क करता है।
तो ये लो कोड है, मतलब इसमें ज़्यादा बड़ा कोड लगता नहीं है, लो कोड में काम आता है। इसकी कोडिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और ये किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए बना है, हॉबीस्ट के लिए बना है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, कोई भी ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है उनके लिए भी बना है, वो उसको ईजिली यूज़ कर सके, इम्प्लीमेंट कर सकती है। जस्ट अ मिनट, मेरे ये पेन काम नहीं कर रहा, थोड़ा मैं देख रहा हूँ। ओके अब सही है ना। ये थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा था, चलते चलते प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये था थोड़ा सा ब्लिंक का इंट्रोडक्शन कि ब्लिंक एक IoT प्लेटफॉर्म है जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए है, हॉबीस्ट के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर के लिए। और ये हमको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, जिसे आप इस ऐप में देख सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देख सकता है कि स्विच 1 है, यहाँ पे स्विच 2 है, स्विच 3 है और स्विच 4 है। स्विच 4 का एक रिमोट कंट्रोल टाइप का आपने बना दिया, जैसे टीवी के रिमोट कंट्रोल्स होते हैं या किसी भी चीज़ का रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें आपको ऐसे बटन्स दिखते हैं। इस पर्टिकुलर बटन को आप प्रेस करोगे तो पर्टिकुलर चीज़ ऑन हो जाएगी, और उसी बटन को आप फिर से प्रेस करोगे तो पर्टिकुलर चीज़ ऑफ हो जाएगी। तो एक रिमोट कंट्रोल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप का बना सकते हैं। और ये पूरा कस्टमाइजेबल है, आपको जिस तरह से बनाना है उस तरह का बना सकते हैं। साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर सकते हैं, साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है हमारे ब्लिंक 2.0 की। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके फीचर्स क्या फटाफट मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा काम करना है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम करें इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो इसके फीचर्स हैं कि इसमें वाइड हार्डवेयर सपोर्ट होता है। इसका हार्डवेयर सपोर्ट हो जाता है, मतलब इसमें मल्टीपल डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं ब्लिंक 2.0 में। इसमें क्या क्या है? ESP8266 है, रास्पबेरी पाई है, ESP32 है, एंड देन आर्डिनो बोर्ड्स हैं, है ना। आर्डिनो बोर्ड इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि आर्डिनो बोर्ड जब भी बात करते हैं तो आर्डिनो यूनो की बात करते हैं। आर्डिनो यूनो में वाईफाई या इंटरनेट नहीं होता है, तो हम आर्डिनो यूनो की बात नहीं कर रहे, बट आर्डिनो वाईफाई बोर्ड की जरूर बात कर सकते हैं। आर्डिनो वाईफाई बोर्ड की बात मैंने बताया था कि आर्डिनो कंपनी का वाईफाई बोर्ड आता है जिसके अंदर इनबिल्ट वाईफाई रहता है, आर्डिनो वाईफाई से ना, तो वो बोर्ड आप सपोर्टेड है। और बहुत सारे बोर्ड उसमें सपोर्ट करता है, जहाँ पे भी आपको ESP की चिप लगी हो या है ना, वो जितने भी IoT की हमने हार्डवेयर की बात करी थी उस दिन, बीगल बोन की बात करी थी, देन ऑरेंज पाई, मैंगो पाई की बात करी थी। जो भी बोर्ड जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी हो और माइक्रो कंट्रोलर लगा है, माइक्रो कंट्रोलर प्लस वाईफाई या इंटरनेट है, या इंटरनेट या इथरनेट, है ना। इथरनेट हमारा लैन केबल होता है। अगर इथरनेट सपोर्ट है, अगर किसी चीज़ में ये चीज़ है, तो वहाँ पे आप ब्लिंक को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी प्लेटफॉर्म है, मल्टी हार्डवेयर सपोर्ट दिया गया है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस मतलब जिसका जो इंटरफेस है बहुत ही लाइट वेट है। आप आसानी से, जिसको नहीं भी पता है वो उसको यूज़ कर सकता है आसानी से, हाँ। बहुत ही ईजी इंटरफेस है। इस इंटरफेस में हमको अलग अलग विजिट्स मिल जाते हैं, है ना। इंटरफेस में क्या मिल जाता है हमको? अलग अलग विजिट्स मिलते हैं, जिसको विजिट्स बोलते हैं, VIWD विजिट्स, गेट्स, है ना, विजिट्स। ये पेन फिर दिक्कत कर रहा है। विजिट्स मिल जाते हैं। विजिट्स क्या होते हैं? अलग अलग, जैसे कि हमको कोई बटन लगाना है, तो अभी आपने जो एग्जांपल पिछले देखा था वो बटन था, सिंपल एक बटन था जो कि ऑन या ऑफ करने के लिए होता है। या हमको ऐसा चीज़ लगानी, कोई स्लाइडर लगाना है या स्लाइडर लगाना है, तो वैसे चीज़ होगी, स्लाइडर लगाएंगे तो वो चीज़ स्लाइड होगी, उसकी वैल्यू 0 to जो भी वैल्यू रखेंगे, मैंने 100 रखा बाय चांस, तो यहाँ पे एक स्लाइडर रहेगा, आप उसको स्लाइड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू स्लाइडर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। या आप उसकी जगह गेज लगा सकते हैं, है ना। गेज क्या होता है? गेज कोई भी जैसे मीटर होता है, मीटर की वैल्यू शो करती है, उस पर एक लोअर वैल्यू और एक हायर वैल्यू। मान लेते हैं अगर ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर अपना 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, और ये आपका एक एरो रहेगा जो कि बताएगा करंट टेम्परेचर कितना है। तो ये गेज का काम ऐसा होता है। जैसे मल्टीपल विजिट्स हमारे पास अवेलेबल है, बटन, स्लाइडर, गेज, ग्राफ्स अवेलेबल हैं। अगर कोई ग्राफिकल फॉर्म में आपको काम करना है, ग्राफ्स अवेलेबल है, तो बहुत सारे विजिट्स अवेलेबल हैं और बहुत यूजर फ्रेंडली है। सीधे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, जैसे हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट ऑफ विजिट्स रहती है, आपको उठा के बस अपने प्रोजेक्ट्स में लाके छोड़ना रहता है, आपको बस यहाँ से उठा के इसमें छोड़ना रहता है। तो सिंपल इजी ड्रैग एंड ड्रॉप से आप उसको ले सकते हैं। तो इसका ये इंटरफेस बहुत ही ईजी है, यूजर फ्रेंडली है, और ये क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड बेस्ड सर्विस मतलब हमको, हाँ, हमारा डेटा हम अपने डेटा को क्लाउड से कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम एनी, जैसे मैंने इंडिया में कर दिया और यहाँ आपका कोई फ्रेंड आपका बैठा हुआ है
जर्मनी में, है ना, जर्मनी में फ्रेंड में था, उसको वहाँ से वो रीड कर रहा है, तो यहाँ आप उसको रीड कर सकता है। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो और ये रीड कर रहे हो। तो क्लाउड बेस्ड सर्विस के बारे में सबको पता ही है। क्लाउड बेस्ड का काम क्या होता है, क्लाउड एनीवेयर अवेलेबल होता है, जहाँ पे भी इंटरनेट है वहाँ पे क्लाउड अवेलेबल होता है। जैसे अपना गूगल ड्राइव की बारे में बात करें, जहाँ से भी आप लॉगिन करोगे आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है और डेटा हमेशा उसमें स्टोर रहता है और सिक्योर सर्वर, है ना, जो डेटा रहता है हमारा वो सिक्योर सर्वर पे स्टोर रहता है एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड विथ इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है कहीं भी तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ये फायदा हमारा क्लाउड बेस्ड सर्विस का है। और जो कनेक्शंस होते हैं उसमें कैसे कनेक्शंस होते हैं, सिक्योर कनेक्शंस होते हैं ना। कनेक्शंस कैसे होते हैं, सिक्योर कनेक्शन होते हैं, मतलब जो भी आप डेटा भेज रहे हो और जो भी डेटा आप रिसीव कर रहे हो, यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है। यहाँ पे क्या चीज़ है, सिक्योरिटी मौजूद है। सिक्योरिटी कैसे मौजूद है, सिक्योर कनेक्शन यूज़ करता है ये ब्लिंक प्लेटफॉर्म ऑथेंटिकेशन से। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बैंकिंग में, तो हमको क्या आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है, ओटीपी आता है। ओटीपी एक तरीके से क्या है, ऑथेंटिकेशन है ना, आप ऑथेंटिकेट करते हो किसी चीज को। इसी तरह इसमें भी ऑथेंटिकेशन हैं, इसमें भी आईडी पासवर्ड यूज होते हैं, SSL और TLS इंस्क्रिप्शन यूज होता है ना। सिक्योर्ड कनेक्शंस एनक्रिप्शंस यूज करते हैं इसके अंदर, जिससे हमारा जो डेटा रहता है वो सेफ रहता है और कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता, है ना। इसके अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, जैसे हैकिंग वाले, उसको सिक्योरिटी थ्रेट से बचाता है, क्योंकि अंदर सिक्योरिटी इसकी इनबिल्ट मौजूद है इसके पास। इसमें 3 टाइप के ऑथेंटिकेशंस होते हैं, 3 लेयर के ऑथेंटिकेशंस होते हैं, वो मैं बताऊंगा जब हम कोडिंग करेंगे कौन कौन से ऑथेंटिकेशंस होते हैं। तो इसलिए इसका कनेक्शन जो होता है वो सिक्योर रहता है, हमारा डेटा सेफ रहता है, जो भी हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो सिक्योर रहता है और वो उसकी हैकिंग नहीं हो सकती। क्योंकि जब ब्लिंक 2.0 आया था, ब्लिंक 2.1 जो था, सॉरी ब्लिंक 1.0 जो था, उससे ज़्यादा पावरफुल आएगी इसमें सिक्योरिटी डाली, क्योंकि ब्लिंक 1 में सिक्योरिटी फीचर्स बहुत कम थे, इजीली डाटा हैक हो सकता था। बट ब्लिंक 2.0 में सिक्योरिटी कंसर्न्स ज़्यादा इंक्रीज कर दिए गए, कनेक्शंस को सिक्योर कर दिया गया। तीसरी बात लास्ट है ना, लास्ट में आ रहा है पावरफुल एपीआई। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, है ना। तो ये बहुत पावरफुल एपीआई है। इससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एपीआई के जब होने से हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारा जो ब्लिंक है, ये ब्लिंक प्लेटफॉर्म मल्टीपल प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे एक प्लेटफॉर्म होता है IFTTT। IFTTT भी एक प्लेटफॉर्म है। देन एक प्लेटफॉर्म है ज़ैपियर। ये बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि थर्ड पार्टी काम कराते हैं। IFTTT बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो इफ this then that, if then इस चीज से this, फिर चीज से then that। तो क्या कंडीशन है, if this, तो यहाँ पे कंडीशन आते हैं। if अगर कुछ कंडीशन है, यहाँ पे कोई कंडीशन है, then do that, वो ये करे। सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म है ये IFTTT। अगर आप कोई कंडीशन देते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो को क्या करना है ना। उसके पास करीब थाउजेंड्स ऑफ एप्लेट्स है। इसके यहाँ पे क्या होते हैं, एप्लेट्स रन होते हैं। एप्लेट्स हैं जो कि दैट्स में रन होते हैं। और ये सब क्या है, ये भी वेब हुक्स हैं। यहाँ पे वेब हुक्स है, मतलब यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट मिलती है। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो उसको यहाँ पे रिक्वेस्ट मिलेगी। जब भी ये कंडीशन मैच होगी तो वहाँ पे वो एप्लेट रन करेगा। अभी एप्लेट बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ एप्लेट होता है सेंड ईमेल का एप्लेट हो सकता है, हमको ईमेल भेजना है तो सेंड ईमेल, या सेंड SMS का ऑप्शन हो सकता है, सेंड SMS का ऑप्शन होता है, या सेंड ट्वीट का ऑप्शन हो सकता है, या ट्वीट का ऑप्शन हो सकता है। और ऐसे हजारों एप्लेट्स अवेलेबल है। जब हम IFTTT की वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे, IFTTT भी आपके टॉपिक में इंक्लूडेड है। लास्ट वाली क्लास हमारी IFTTT के ऊपर रहेगी, तो उसमें IFTTT के बारे में जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एप्लेट्स अवेलेबल हैं। जब भी कोई कंडीशन मैच होती है तो पर्टिकुलर एप्लेट रन होता है और वो आपका काम कर देता है। विद इन सेकेंड्स ये काम हो जाता है। जैसे ईमेल भेजना है, आपने कोई एप्लेट रन किया और सेकेंड्स के अंदर ईमेल सेंड हो जाता है। तो ये ब्लिंक प्लेटफॉर्म से ये सब प्लेटफॉर्म्स इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो उसकी एपीआई है, पावरफुल एपीआई है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करती है, इंटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, है ना। डिफरेंट IoT डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, अदर सर्विस से भी कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लिंक के थ्रू उसको कर सकते हैं। मतलब हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम चाहते हैं कि ब्लिंक पे हमारा डेटा, जैसा ब्लिंक पे हमारा डेटा अपलोड हो रहा है, ब्लिंक पे मान लेते हैं हमारा टेम्परेचर अपलोड हो रहा है, पर्टिकुलर रूम का, कोई रूम का टेम्परेचर अपलोड हो रहा है, और हमने सेट कर रखा है कि जब भी ये टेम्परेचर हो जाए 35 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 35 डिग्री, हमने ऐसा सेट कर दिया कहाँ पे,
IFTT में सेट कर दिया कि टेम्परेचर 35 ज़्यादा हो जाए, सेंड ईमेल, है ना। ब्लिंक से ईमेल भेजना पॉसिबल नहीं है, ब्लिंक से ईमेल भेजना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ब्लिंक एक IoT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डेटा को भेज सकते हैं और डेटा को देख सकते हैं, बट वहाँ से ईमेल भेजना, वहाँ से ट्वीट करना, वहाँ से SMS भेजना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ब्लिंक को हम कनेक्ट कर देंगे IFTT से। IFTT बस ब्लिंक का डेटा रीड करेगा और वो देखेगा 35 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे एप्लेट जैसे उसका जो ये इफ दिस वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये इफ दिस वाली कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होती है देन वो एप्लेट रन कर देगा, ईमेल वाला एप्लेट रन कर देगा और आपको ईमेल सेंड हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। तो ऐसे ब्लिंक प्लेटफॉर्म को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते हैं, ड्यू टू दिस इट इज़ अ वेरी पावरफुल API। ठीक है, ये कुछ फीचर्स थे हमारे जो कि ब्लिंक को बहुत पावरफुल बनाते हैं और बहुत पॉपुलर भी बनाते हैं, क्योंकि ब्लिंक अब ऐसा है कि जिसने भी IoT की क्लास करी है या IoT के बारे में जानता है वो ब्लिंक उसको अच्छे से आता होगा, क्योंकि ब्लिंक एक बेसिक प्लेटफॉर्म है IoT का जिससे ब्लिंक को सीखा जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अगर आपको ब्लिंक सीख में समझ में आ गया ब्लिंक कैसे वर्क करता है तो आपको बाकी प्लेटफॉर्म समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये थोड़े फीचर्स थे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं कि आज का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ ब्लिंक के बारे में बात करें तो एप्लीकेशंस अनगिनत हैं। कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि स्मार्ट होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल IoT, है ना, एंड रिमोट मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एंड मैनी मोर। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ डेटा को देखना है, जहाँ डेटा को कंज्यूम करना है, जहाँ डेटा का एनालिसिस करना है, वहाँ पे हम ब्लिंक का प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन अनगिनत है, हम अनगिनत लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट पूरी शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो गेटिंग स्टार्टेड विद ब्लिंक 2.0, ब्लिंक 2.0 तो उस पर स्टार्ट करना है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे तो ये मैं बता देता हूँ। इसका पूरा मैं डेमोस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा मुझे कैसे स्टार्ट करना है ना। जब ये ब्लिंक को स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लिंक की साइट को ओपन करेंगे। blink.io उसकी साइट है, blink.io एक साइट का उसका एड्रेस है, उसको ओपन करेंगे। देन हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम हम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट टाइम उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम इसका पूरा डेमोस्ट्रेशन दिखा देते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी लॉगिन की, लेकिन आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे जाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं जो डेमोस्ट्रेशन दूंगा वो रहेगा आज का हमारा LED ब्लिंकिंग के ऊपर डेमोस्ट्रेशन है। तो थोड़ा LED ब्लिंकिंग के बारे में अपन समझ लेते हैं कि LED ब्लिंकिंग प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं हम, LED ब्लिंकिंग प्रोग्राम का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे LED ब्लिंकिंग का प्रोग्राम खोल लेते हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम का मोटिव है LED कंट्रोल यूजिंग ब्लिंक 2.0, है ना। LED कंट्रोल यूजिंग 2.0 मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक हार्डवेयर है जिसका नाम है ESP8266, है ना, या नोड MCU भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नोड MCU। इसके अंदर बहुत सारी पिन्स हैं, हमारे को पता है यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल पिन्स हैं, आप है ना। इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ। मान लेते हैं आपकी कोई एक पर्टिकुलर पिन ले लेते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर पिन ले लेते हैं जिसका पिन का नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे पिन है D4 नंबर पिन ले लेते हैं, D4 नंबर की पिन है। इस D4 नंबर की पिन पे हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक LED लगा देते हैं, है ना। एक LED लगा देते हैं और LED को कर देते हैं ग्राउंड। क्या कर देते हैं? LED को कर देते हैं ग्राउंड, है ना। D4 पे हमने क्या करा, LED को लगाया, LED का सिंबल होता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 330 ओम्स, है ना। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या करा हमने, ना, तो किसी को पता है कि हमने क्या करा? कोई बता सकता है? एनीवन सिंपल सा बताओ तो हमने क्या करा। हमने एक माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर क्या लगाया? LED लगाई। अच्छा, कल का आपने डेमो देखा होगा, सर ने बताया था हमने एक बल्ब को जलाया था रेस्पबेरी पाई से। जलाया था कल एक बल्ब को रेस्पबेरी पाई से जलाया था। थ्रू किसके थ्रू जलाया था? रिले के थ्रू, ना। ठीक है, तो ये इसका डेमोस्ट्रेशन बता दूंगा कि कैसे वर्क करता है, वो यहीं से रिलेट करता है। मतलब अगर हम ब्लिंक क्लाउड के थ्रू इस ब्लिंक क्लाउड के थ्रू इस पर्टिकुलर LED को ऑन या ऑफ कर सकते हैं रिमोटली, तो ये क्या हो जाएगा?
हमने एलईडी को कंट्रोल कर लिया। अब हम एलईडी को कंट्रोल करने का फायदा क्या होगा, कोई बता सकता है एलईडी को हम क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? एलईडी को ही क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, बताइए, कोई बता सकता है? एक्चुअली हम एलईडी को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम कंट्रोल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर D4 पिन को। हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर D4 पिन को कंट्रोल कर रहे हैं। एक बार D4 पिन कैसे हो जाएगी, एक बार D4 पिन ऑन होगी, एक बार D4 पिन ऑफ होगी। मतलब एक बार D4 पिन पे लॉजिक 0 आ जाएगा, सॉरी ऑन होगी तो लॉजिक 1 आ जाएगा, और एक बार D4 पिन ऑफ पे लॉजिक 0 हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं इस पे हाई वोल्टेज आ जाएगा या इस पे लो वोल्टेज आ जाएगा, सब कुछ सेम है, ऑन ऑफ 1 0 या हाई लो, तीनों चीज सेम है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली कर रहे हैं, हम D4 पिन को कंट्रोल कर रहे हैं। D4 पिन पे आपने अगर एलईडी लगा दी है, तो अगर मैं जब D4 पिन एलईडी को मैं करूंगा हाई सिग्नल, जब यहाँ से ब्लिंक से हाई सिग्नल भेजूंगा तो एलईडी का सर्किट में क्या जाएगा, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड, तो एलईडी आपकी ग्लो करने लगी, एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। सिमिलरली ब्लिंक से मैं इसको ऑफ करूंगा तो मैं लो लॉजिक भेजूंगा, किस पे, D4 पे। D4 पे लो लॉजिक भेजना मतलब D4 हो जाएगा नेगेटिव। जब यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो आपकी एलईडी पे दोनों तरफ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है एलईडी को, तो एलईडी कैसे रहेगी आपकी, ऑफ स्टेट में रहेगी। ठीक है, तो ये चीज का कंडीशन पे हम एक्चुअली कर रहे हैं, हम कंडीशन हम कर रहे हैं, इससे हम सिर्फ D4 को चेंज कर रहे हैं, हम कंडीशन कर रहे हैं कि सिर्फ D4 चेंज हो, है ना, D4 के स्टेट को चेंज कर रहे हैं। D4 क्या है, हमारी डिजिटल पिन है। D4 क्या है, डिजिटल पिन है, किसकी, नोड एमसीयू की डिजिटल पिन 4 है, D4 डिजिटल पिन है। तो यहाँ पे दो आउटपुट, दो ही चीज आ सकती है, या तो 0 या 1, क्योंकि वो डिजिटल है, इसलिए हम यहाँ पे 0 या 1 यहाँ पे ले सकते हैं थ्रू ब्लिंक क्लाउड। अब यहाँ पे एलईडी को लगा दिया हमने, तो एलईडी कंट्रोल हो रही है। अगर यही पिन हम किस में लगा दें, यही पिन हम अगर रिले में लगा दें, तो हमारी रिले से हम बाकी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते चले, हम लेते हैं, ये हमारा नोड एमसीयू है, ये D4 है, यहाँ से पिन आई, यहाँ से पिन आई D4। अब देखो मैंने यहाँ से पिन कहाँ पे दे दी, अब ये सर्किट समझना, एक रेजिस्टेंस में दी है, एक ये यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर लगाया है, यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर लगाया, ये कि एक PNP ट्रांजिस्टर है BC547। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मेरा VCC सप्लाई है, देन VCC सप्लाई से जो आ रहा है डेटा कहाँ गया हमारे, ये गया कॉइल में। ये कॉइल एक्चुअली किसकी कॉइल है, ये कॉइल रिले की कॉइल है, रिले की कॉइल है। यहाँ पे रिले का कॉमन टर्मिनल है, यहाँ पे रिले का NC है, यहाँ पे रिले का NO है। NC मतलब क्या होता है, नॉर्मली कनेक्टेड, नॉर्मली कनेक्टेड मतलब कॉमन नॉर्मली इससे कनेक्टेड है, तो नॉर्मल इससे कनेक्टेड नॉर्मली ओपन। और ये हमारा क्या है, हमारा ग्राउंड से। ये सर्किट हम अगर बना दें, और ये हमारा देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा AC बल्ब है। कौन सा बल्ब है, AC बल्ब जो कि 220 वोल्ट AC पे चल रहा है। यहाँ पे हमने इसको क्या रखा है, पावर सॉकेट में लगा दिया, इसको हमने पावर सॉकेट में लगा दिया, पावर बोर्ड में। देन हमने एक जो टर्मिनल है इसका कहाँ लगा दिया, एक टर्मिनल हमने लगा दिया NO पे, दूसरा टर्मिनल लगा दिया हमारा इसमें। अब देखो ये जो सर्किट बना है, ये सर्किट हमने कल देखा था, जो सर आपको बल्ब जला के दिखा रहे थे रेस्पबेरी पाई में, वही ये सर्किट है और कुछ नहीं है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इतना अगर हम पार्ट देखें, तो अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ 2 पार्ट में, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूँ 2 पार्ट में इसको, तो ये पूरी चीज वर्क हो रही है DC वोल्टेज में, ये कर रही है DC वोल्टेज में, लिया लो वोल्टेज है यहाँ पे, और ये पूरा क्या है अपना हाई AC वोल्टेज। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, DC वोल्टेज के थ्रू कैसे AC डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारा आज का मेन मोटिव है। तो यहाँ अगर हम आज LED को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम यहीं पे अगर हम LED लगा दें ना, यहीं पे अगर हम इसकी जगह एक LED लगा दें, तो LED भी चलेगी साथ साथ, है ना। इसी को मैं साथ हमें यहाँ पे एक LED लगा दें, इसको करते हैं इससे कनेक्टेड। तो जैसे यहाँ पे आप देखो क्या ऐसा कंडीशन होती है, अगर LED लगा दें तो LED भी ग्लो करेगी, और अगर हम यहाँ पे रिले सर्किट लगा दें तो ये हमारा रिले सर्किट भी वर्क करेगा। मेन मोटिव हमारा है कैसे अगर डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ से हम समझ सकते हैं इस सर्किट से। इस सर्किट में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इस सर्किट की मैं वर्किंग बता रहा हूँ, इस सर्किट की वर्किंग बता रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस सर्किट में किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्यों क्या लगाया है, ये कहाँ क्यों लगाया है। आपको समझ में आया सर्किट क्या है? ये हमारा रिले मॉड्यूल है,
ये हमारा एसी बल्ब है जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे इसकी वर्किंग कंडीशन कैसे रहेगी। मान लेते हैं हमने क्लाउड से इसको, हमारे क्लाउड से इसको करा ऑफ। अभी क्लाउड पे क्या है, ऑफ स्टेट है। इनिशियली कैसे है ये, ऑफ स्टेट है। तो D4 में क्या कंडीशन आएगी, D4 में अगर ऑफ है तो क्या आएगा, 0 मिलेगा उसको। D4 पिन कैसे रहेगी, 0 रहेगी। जब यहाँ पे 0 पिन रहेगी और यहाँ पे हाई, ये हाई वोल्टेज अपना है ना VCC, देखिए यहाँ पे 0 है, 0 पिन है। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये, PNP ट्रांजिस्टर है, PNP। अगर हम ट्रांजिस्टर को देखें ध्यान से, ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर यहाँ पे स्विचिंग का काम कर रहा है। ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, स्विचिंग का काम ट्रांजिस्टर कर रहा है, स्विचिंग का काम करते हैं। ट्रांजिस्टर को अगर ध्यान से देखें तो कैसा बनता है, बना होता है वो, ये उसका एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। जब यहाँ पे 0 आया, 0 आया मत मीन्स ये है P N और P। 0 आया तो यहाँ पे सब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आ गए। ये ऑलरेडी P है, ये भी P है। अगर हम ट्रांजिस्टर को देखो कैसे बनता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर 3 लेयर डिवाइस होता है 3 लेयर डिवाइस, ऐसा होता है PNP है ना। ये हमारा बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव 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 आया, इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो जो एन रीजन होगा क्या होगा, एन रीजन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एन रीजन का दायरा बढ़ जाएगा और एन रीजन बहुत बड़ा हो जाएगा। एन रीजन बहुत बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू पी रीजन, है ना। एन रीजन बहुत बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू पी रीजन। तो इस पी और इस पी के बीच में क्या हो गया, गैप बढ़ गया। इस पी और इस पी के बीच में गैप बढ़ गया। आप देखिए यहाँ पे अपना रिले लगा है सीरीज में, अपना रिले लगा है सीरीज में, इसके थ्रू पी और पी के बीच में सीरीज में लगा है। जब पी और पी के बीच में गैप बढ़ गया तो क्या बन गया, ये ओपन सर्किट बन गया। ओपन सर्किट बन गया, कोई करंट का फ्लो नहीं, क्योंकि एन की विड्थ बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो पी और पी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये ओपन सर्किट हो गया। तो रिले हमारा कैसा रहेगा, अभी ऑफ स्टेट में रहेगा। रिले जब ऑफ स्टेट में रहता है तो हमारा कनेक्शन कैसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा। देखो एसी बल्ब में क्या हो रहा है, यहाँ से वायर गया, 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 और यहाँ पे कनेक्शन टूटा हुआ है। जब तक कनेक्शन टूटा हुआ है आपका एसी बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, है ना। जब तक कनेक्शन टूटा हमारा एसी बल्ब ऑफ रहेगा। अब यही हम लॉजिक देखते हैं, दूसरा वाला लॉजिक देखते हैं। यही हम लॉजिक देखते हैं जब हमारी हम उसको कर रहे हैं ऑन, क्या कर रहे हैं, हम उसको ऑन कर रहे हैं कहाँ से, क्लाउड से। ये चीज हम क्लाउड से कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन स्टेट में ये 1 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या आएगी हमारे D4 की, D4 हो जाएगा 1, D4 1 हो जाएगा 1। हेलो सर, क्लास चल रही थी IoT की ऑनलाइन TEDP वाली, 5:30 तक रहेगी सर ये क्लास। तो जी जी सर, एक्चुअली ऑनलाइन क्लास चल रही है, मैं ही क्लास ले रहा था। TEDP की रेगुलर क्लास चलती है, अभी स्टार्ट हुई है। मैं ब्रेक होगा तो मैं ब्रेक में आता हूँ। जी जी हाँ, अच्छा वही मैं पूछ रहा था कि हाँ क्रिस्प, ठीक है, क्रिस्प के भी डालने, ठीक है ठीक है। जी जी हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने क्लाउड से इसको कंट्रोल किया, क्लाउड से इसको ऑन करने की स्टेट करी, ऑन किया तो हमने क्लाउड से इसको 1 भेजने की कोशिश करी, 1 आया। अब देखो 1 लॉजिक आया तो क्या होगा, 1 लॉजिक जब आएगा तो यहाँ पे हाई वोल्टेज आएगा, मतलब हाई वोल्टेज आएगा तो प्लस आएगा, मतलब होल्स आएंगे। यहाँ पे होल्स आएंगे तो पॉजिटिव की जगह क्या आएंगे, सब पॉजिटिव पार्टिकल, सॉरी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पार्टिकल्स आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव पहले क्या हो रहा था कि एन की विड्थ इंक्रीज होती जा रही थी। अब वो एन की विड्थ इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी, एन की विड्थ इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी वो, ये 3 लेयर का डिवाइस हमने बना दिया PNP। अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा, हमने
पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आते हैं ना, तो ये एन की जो विड्थ है वो एकदम रिड्यूस हो जाएगी, एन की विड्थ एकदम नॉमिनल सी हो जाएगी, एकदम पतली सी हो जाएगी, और एज कम्पेयर टू पी। और पी में जो करंट का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो आराम से होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ कूदने लगेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ कूदेंगे तो होल्स यहाँ से यहाँ कूदेंगे, होल्स या पॉजिटिव पार्टिकल्स, तो हमारा करंट का फ्लो होने लगेगा। तो ये चीज़ हमारी स्विचिंग की होती है। जैसे पॉजिटिव आटा होता है तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कैसे बिहेव करता है, एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगेगा। ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव करने लगेगा, मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गया। ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गया तो मान लेते हैं यहाँ पे तार यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका जो रिले का तार है, देखिए रिले का जो कॉइल है वो पॉजिटिव वोल्टेज से लगा हुआ है यहाँ पे, और कॉइल होते हुए नेगेटिव से जुड़ जाएगा, मतलब आपका रिले का सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। रिले का सर्किट कंप्लीट होगा तो रिले कहाँ से चलेगा, ऑन स्टेट में चले जाएगा रिले। और जब रिले ऑन स्टेट में जाता है तो ये क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, एक मैग्नेट होती है जो इस आर्म को खींच के यहाँ कर देती है ना। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये क्या होगा, आर्म टूट के नहीं, मतलब आर्म वहां से मूव होके कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, आर्म सी और एनओ के बीच में कनेक्ट हो जाएगा। अब सी और एनओ के बीच में कनेक्ट होकर आम देखो यहाँ पे आपने कनेक्शन कर रखा है, अपने बल्ब का कनेक्शन कर रखा है, और बल्ब के वायर अगर दोनों जोड़ दिए जाए, स्विच को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका एसी बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ऐसे हमारा हम डीसी, हम लो वोल्टेज से हमने कहाँ से किया, यूजिंग क्लाउड से हमने लो वोल्टेज सप्लाई किया किसको, हमारे डिवाइस को, जो कि नोड एमसीयू है, ये एएसपी डिवाइस है। एएसपी डिवाइस से 01 लॉजिक गया BC547 की, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लगा है, इसको बोलते हैं बायसिंग रेजिस्टेंस, है ना। हम भी जब कभी रेजिस्टेंस के थ्रू ही हम डेटा भेजते हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू ही हम वोल्टेज देते हैं इसको, ट्रांजिस्टर को। अगर हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया तो ये ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता है, इसलिए हम रजिस्टर के थ्रू हमको डेटा देना पड़ता है। और ये इससे हमारा क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है हमारी, ट्रांजिस्टर के थ्रू स्विचिंग करते हैं, ट्रांजिस्टर स्विच करता है रिले को ऑन या ऑफ स्टेट में बेस्ड ऑन द कंडीशन। 0 मिलता है तो ऑफ रहेगा, 1 मिलता है तो ऑन रहेगा, और उस ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग हमारा रिले काम करता है, और रिले से हमारे एसी डिवाइसेस काम करते हैं। रिले ही वो डिवाइस है जो डीसी पे ऑपरेट करता है हमारे एसी डिवाइस को स्विच करने के लिए, है ना। रिले क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इससे मैग्नेट जनरेट होती है, और जब भी मैग्नेट जनरेट होती है तो ये आर्म को मूव करके इससे एनसी से एनओ पे ले आता है, और एनओ पे ले आता है तो सर्किट हमारा पूरा हो जाता है और हमारा एसी बल्ब ऑन करने लगता है। तो कल जो हमने एग्जांपल दिखाया था आपको रिले बोर्ड से, वो रिले रास्पबेरी पाई कनेक्ट करके आपने जो बल्ब जलाया था, वो चीज उसी का एग्जाम्पल था। इसको समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई क्लियरिटी होगा, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ लो। क्लियर सब? कैसे हमने सिंपल से लो वोल्टेज से हम अपने बड़े डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा मोटिव क्या है, आज का हमारा मोटिव ये रहेगा, हम ESP डिवाइस में हम एक पर्टिकुलर पिन पे क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा के LED लगाते हैं और उस LED को कंट्रोल करेंगे। अगर आपने LED कंट्रोल कर ली तो आप यहाँ पे रिले लगा के कितने भी डिवाइस कंट्रोल करने हैं आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात आती है हमारी इसको कंट्रोल करने का, हमको इस D4 पिन को कैसे कंट्रोल करना है, और LED से हमको इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ वो पर्टिकुलर पिन ऑन या ऑफ हो रही है कि नहीं, है ना। LED लगा के हमको क्या मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पिन ऑन या ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखनी है, अभी हम इसको करेंगे। और कोई बता सकता है ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं इस LED के साथ, बताओ जल्दी से। बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ये रेजिस्टेंस का काम क्या होता है किसी भी LED में? एनीवन आंसर चाहिए मुझे। LED का क्या काम होता है रेजिस्टेंस में? हाँ, उसका नाम ही होता है कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इसका काम होता है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। क्यों, अब ये क्यों लगाया जाता है, देखो उसको क्या समझा देता हूँ कि मान लेते हैं जैसे कि हमारी जो LEDs होती हैं वो क्या होती है, LEDs होती है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 2.2 वोल्ट। ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, 2.2 वोल्ट होता है। और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आता है, अगर वो ऑर्डिनो है तो वहाँ पे आता है 5 वोल्ट, और अगर नोड ESP है तो वहाँ आता है 3.3 वोल्ट।
तो अगर हम 3.3 वोल्ट दे देते हैं एलईडीज में, एलईडीज बहुत सेंसिटिव होती है, ज़्यादा थोड़ा भी ज़्यादा वोल्टेज हम दे देते हैं अगर उसमें, तो वो डैमेज हो सकती हैं। कम वोल्टेज देने पे डैमेज नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा वोल्टेज देने पे डैमेज होती है। तो ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है कि वो जो एक्स्ट्रा 1.1 वोल्ट आ रहा है, जो एक्स्ट्रा 1.1 वोल्ट आ रहा है वो ये ड्रॉप करे। रेजिस्टेंस का काम होता है ये 1.1 वोल्ट ड्रॉप करता है। साथ ही साथ इसको क्या होता है, इसका करंट होता है 20 मिली एम्पियर्स। सिर्फ 20 मिली एम्पियर्स चाहिए इसको वर्क करने के लिए, एलईडी को वर्क करने के 20 मिली एम्पियर्स चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस हमारा करंट को कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस हमारा करंट को कंट्रोल करता है कि ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो ना हो जाए। ज़्यादा करंट अगर फ्लो हो गया तो ये फटाक से डैमेज हो जाएगी। इस पिन से कम करीब करीब 100 मिली एम्पियर करंट हमको आउटपुट में मिल सकता है ना। D4 से हमको 100 मिली एम्पियर करंट आउटपुट में मिल सकता है। 100 मिली एम्पियर को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है कि 20 मिली एम्पियर तक उसको रोक दे और 20 मिली एम्पियर ज़्यादा ना जाए। इसलिए हम उसको में करीब 330 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। ज़्यादा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो हमारी एलईडी क्या होती है, सेफ रहती है, हमारी एलईडी सेफ रहती है। इसलिए कभी भी एलईडीज को बिना रेजिस्टेंस के नहीं चलाना चाहिए, एलईडीज को बिना रेजिस्टेंस के नहीं चलाना चाहिए। हमेशा एलईडी के साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, है ना। ओके, तो यह अभी तक की हमारी क्लास थी। तो अभी हम लेते हैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आपको क्विज देता हूँ, क्विज सॉल्व कर लीजिए। क्विज सॉल्व करने के बाद हम वापस आएंगे और हम आप देखेंगे कि कैसे हम ब्लिंक का प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके नया डिवाइस क्रिएट करते हैं, नया डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। देन उसी में देखेंगे हम मोबाइल पर डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। सेकंड सेशन हमारा पूरा प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो अटेंटिव रहना, जल्द से जल्द ज्वाइन करना। मैं आपको क्विज का लिंक शेयर कर देता हूँ। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद, है ना, 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं। 10 मिनट का हमारा क्विज रहेगा, देन 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। कोई 2:24 हो रहा है, तो 2:45 पे हम रिज्यूम करते हैं बैक, ठीक है। ओके, किसी को अभी तक कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है तो अगर कोई डाउट हो तो हम जैसे ज्वाइन करेंगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस मुझे चाहिए, आप हो सकता ऐसा नहीं हो सकता किसी को डाउट नहीं हो, डाउट तो होना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। क्विज सॉल्व करें, देन फटाफट हम बैक करेंगे और हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं।
कोई सर ने मना कर दिया, वो नहीं जाता, नहीं जाना, सेपरेशन आपको आना पड़ेगा। नहीं जाना। हरीश को तुम्हारे को फ़ोन आया था कि हरीश मैं तुम्हारा नॉमिनेशन भेज रही हूँ वहाँ पे। मैंने क्यों? बोले क्यों? मुझे सर मना कर रहे हैं क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि आपको प्रेफर करा है। मैं बहन के बड़े काम से बचने के लिए नाटक है और कुछ नहीं, मैं सुन तो नहीं रहा ना। स्टार्ट कर। ओके, वेलकम बैक। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं कैसे अपन को ब्लिंक प्लेटफॉर्म पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा गूगल सर्च पे ब्लिंक टाइप करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारा blink.io, इस पर आपको जाके क्लिक करना है। इस पर आप जाके जब क्लिक करेंगे तो ब्लिंक में पूछेगा कि लॉगिन करना है क्या करना है, तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इसलिए मेरा लॉगिन हो गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा पेज आपको फर्स्ट टाइम ओपन होगा। देन जब फर्स्ट टाइम ओपन होगा तो यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट अकाउंट में, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है। देन आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन जब नहीं आएगा, देन जो भी आपने ईमेल इसमें डाला है वो उस ईमेल पे आपको एक लिंक आएगा पासवर्ड सेट करने के लिए। तब आप अपने ईमेल में जाके उसको ओपन करेंगे और वहाँ से अपना पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन खोलेंगे। देन आपका वहाँ से पासवर्ड सेट हो जाएगा। देन आप फिर यहाँ पे इसी पेज पे आके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, देन अपना लॉगिन करना है। तो फर्स्ट टाइम जब अपन लॉगिन करेंगे तो आपको इस टाइप का पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको माई डिवाइसेस वाले पोर्टल में दिख रहा है, न्यू टेम्पलेट दिख रहा है। अभी कोई भी डिवाइसेस इसमें एडेड नहीं है, एकदम फ्रेश अकाउंट है ये भी। मैंने सारे जो भी अकाउंट थे मैंने डिलीट कर दी, जो भी चीज़ थी इसमें डिलीट कर दी कि आपको फ्रेश दिखाऊँ कैसा दिखेगा। तो ऐसा आपका फ्रंट पेज दिखता है, होम पेज आपका इसमें ऐसा दिखता है। देन बात करते हैं, यहाँ पे देखिए साइड में राइट साइड में जो बार से यहाँ पे अपने डिवाइसेस रहते हैं। जहाँ पे अभी तक कोई डिवाइस नहीं बना था, अभी अपन डिवाइस नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपको सबसे पहले टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। पहले टेम्पलेट बनेगा देन ही आप डिवाइस बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आप डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कोई डिवाइस नहीं है। फर्स्ट को बोल रहा है स्टार्ट क्रिएटिंग योर फर्स्ट टेम्पलेट। जब तक आप टेम्पलेट नहीं बनाएंगे तब तक आपका कोई डिवाइस बनेगा नहीं। अभी आपके पास डिवाइसेस 0 हैं। अब मैं ये और बता दूं कि जो फ्री अकाउंट होता है, फ्री अकाउंट में आप मैक्सिमम 2 डिवाइसेस सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। फ्री अकाउंट में आप मैक्सिमम 2 डिवाइस को यूज कर सकते हैं। और अगर आप पेड अकाउंट खरीद रहे हैं तो आप अप टू 10 से 20 डिवाइसेस भी खरीद सकते हैं, जो कि $4 से $5 पर मंथ का उसका चार्ज लगता है ना, जिसमें 10 से 20 डिवाइसेस आपके ऐड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए 2 डिवाइसेस बहुत होते हैं, आप ना 2 डिवाइस यूज कर सकते हैं आप इसमें। यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट, देखिएगा आपको अभी तक कोई टेम्पलेट बनानी है तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। तो फर्स्ट एंड द फोर्थ मोस्ट थिंग करनी है, हमको एक नया टेम्पलेट बनाना है। हमको क्या करना है, नया टेम्पलेट बनाना है। जब नया टेम्पलेट बनाएंगे तो वो पूछेगा आपको उसका नाम क्या रखना है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं आज अभी अपन बना रहे हैं LED कंट्रोल, तो उसका नाम मैं रख देता हूँ LED कंट्रोल, है ना। मैंने नाम रख दिया LED कंट्रोल, टेम्पलेट का नाम रख दिया LED कंट्रोल। कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, है ना, आप कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। जब आप यहाँ पे लिस्ट खोलेंगे तो मल्टीपल हार्डवेयर आपको दिखेगा। ऑर्डिनो है, देन BBC माइक्रोबिट है, ESP32 है ना, ESP8266, Lentrox 43 है, माइक्रोडिनो, ऑनियन ओमेगा, पार्टिकल और ऐसे बहुत सा तमाम सारे बोर्ड हैं। टेंसी है, रास्पबेरी पाई भी है, पार्टिकल बोर्ड्स हैं, वाईकॉम वाईपाई है, स्पार्क फंग का ब्लिंक बोर्ड है और बहुत सारे बोर्ड्स हैं। अदर बोर्ड्स में भी बहुत सारे बोर्ड सपोर्टेड हैं। यहाँ आज हम यूज कर रहे हैं ESP8266। हम कौन सा बोर्ड यूज कर रहे हैं, ESP8266, जिसको हम नोड MCU भी बोलते हैं, है ना। कनेक्शन आपका कैसा रहेगा, आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, इथरनेट के थ्रू रहेगा, वाईफाई के थ्रू, USB के थ्रू, सैटेलाइट, GSM, जो भी आप कनेक्शन यूज कर रहे हैं। हम ज्यादातर कनेक्शन वाईफाई ही यूज करते हैं क्योंकि हमारा नोड MCU जो ESP8266 है वाईफाई बोर्ड है, इसलिए हम वाईफाई कनेक्शन टाइप रखेंगे। और यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी डालना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है बता सकते हैं। दिस इज, हम लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ना ऐसे नाम डाल दिया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, काम का डाल दिया। तो यहाँ पे हम जब डन करेंगे तो हमारा एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टाइम वाला टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। आप देख रहे हैं LED कंट्रोल नाम का एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है कि इसमें LED है यूज की, LED कंट्रोल उसका नाम है और उसमें हार्डवेयर यूज हुआ है ESP8266, कनेक्शन वाईफाई है, उसका डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये सब चीज आपको मिल गई है। अब इसी में आपको पूरी सेटिंग्स करनी है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो ध्यान से रखना, ये जो भी हम बता रहे हैं एक एक चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है
नेक्स्ट आती है बात डेटा स्ट्रीम की। नेक्स्ट बात जो आती है वो डेटा स्ट्रीम होती है। डेटा स्ट्रीम वो स्ट्रीम होती है जहां से डेटा ट्रांसफर होता है, जहां से डेटा रिसीव होता है, जहां से डेटा ट्रांसमिट या रिसीव होता है। डेटा स्ट्रीम वो पाथ है जहां से डेटा हम रिसीव कर सकते हैं या डेटा को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ना। तो ये डेटा स्ट्रीम को हमको सेट करना है। यहाँ अभी हम कितनी एलईडी कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, अभी हम एक एलईडी कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक डेटा स्ट्रीम चूज करूंगा। अगर आप 5 एलईडी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वहां पे 5 डेटा स्ट्रीम चूज करेंगे। डेटा स्ट्रीम क्या बताती है कि किस पर्टिकुलर नंबर पे किस चीज से वो पर्टिकुलर आईसी या पर्टिकुलर डिवाइस कनेक्टेड है। तो हम जैसे मान लेते हैं हमारा जो आज का मोटिव है, हमको एक एलईडी कंट्रोल करना है, हमको सिंगल एलईडी कंट्रोल करना है, तो हम एक डेटा स्ट्रीम बनाएंगे जो कि एक सिंगल एलईडी के लिए होगी। अब डेटा स्ट्रीम की बात करें तो बहुत सारे टाइप की डेटा स्ट्रीम होते हैं, जो कि एक डिजिटल भी हो सकती है, एनालॉग भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, इनम भी हो सकती है, इनमरेबल। 4 तरह की डेटा स्ट्रीम हो सकती है। चारों डेटा स्ट्रीम बना सकते हैं हम। डिजिटल डेटा स्ट्रीम भी बना सकते हैं, एनालॉग भी बना सकते हैं, और इसमें एक नया फीचर दिया वर्चुअल पिन का। वर्चुअल पिन से ये खास बात ये हो जाती है कि अगर हम वर्चुअल पिन का कोई भी बनाते हैं, देखिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम डिजिटल वाला बनाते हैं तो हमको पिन नंबर याद रखनी पड़ेगी। मेरे D4 पे मेरी एक LED 1 कनेक्टेड है, D5 पे हमारी LED 2 कनेक्टेड है, और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हुए तो आपको सारे नंबर याद रखने पड़ेंगे। कौन से नंबर पे D7 पे आपकी LED 3 है, D8 पे आपकी LED 4 है, आपको ये सब कुछ नंबर याद रखने पड़ेंगे, है ना। दूसरी बात ये आती है कोई एनालॉग वाली वैल्यू तो वो A0 पे क्या कनेक्टेड है वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये रिगार्डलेस ऑफ दिस अगर हम ये नंबर याद ना रखें, क्योंकि अगर हम ESP यूज कर रहे हैं तो आपको ये नंबर ये होंगे। अगर यहीं ये 8266, अगर हम यहीं ESP 32 यूज कर रहे हैं तो हमारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे। यही अगर ऑर्डिनो यूज करें तो वो अगर हमारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो हर एक डिवाइस पे नंबर चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिजिटल और एनालॉग का यूज बहुत कम करते हैं, ये आके ना के बराबर करते हैं। हम एक ही चीज यूज करेंगे, वर्चुअल पिन। हम क्या यूज करेंगे, वर्चुअल पिन। हम अपना क्या कर देंगे, हम सारी डिवाइस को हम वर्चुअल पिन से कनेक्ट कर देते हैं। हमारी LED 1 वर्चुअल 0 पे, LED 2 वर्चुअल 1 पे, LED 3 वर्चुअल 2 पे, LED 4 वर्चुअल 3 पे, ऐसे वर्चुअल पिन पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमको ये पिन नंबर्स हमेशा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने कोड में उसको कनेक्ट कर देंगे, हमको क्या करना है, हमारा कोड में उसको ठीक है। तो ये फायदा होता है वर्चुअल पिन यूज करने का। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हम एक वर्चुअल पिन चूज करेंगे। इनिशियली फर्स्ट टाइम जब भी हम बना रहे हैं तो हमने क्या करा, न्यू डेटा स्ट्रीम में एक वर्चुअल पिन चूज की। अब वो उस वर्चुअल पिन पे उसका नाम आ गया है ना, वर्चुअल पिन उसका नाम आ गया। तो यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं, हम नाम देते हैं, हमारे LED का नाम दे देते हैं, LED नाम रख देते हैं। ये हमारे लिए है, कंप्यूटर के लिए है, उसके लिए नहीं है। कंप्यूटर या ब्लिंक प्लेटफॉर्म उसको V0 के नाम से ही जानेगा। कंप्यूटर प्लेटफॉर्म उसको V0 के नाम से ही जानेगा। जबकि यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे ना, ये V0 है तो V0 रहेगा। अगर आप चाहते हैं V1 V2 V3 हो जाए तो वो कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे मैं V0 ही रहने देता हूँ। टाइप कैसा रहेगा, हमने देखा था हमको LED को ऑन ऑफ करना था। हमको क्या करना है, LED को ऑन ऑफ करने के लिए हम 2 ही चीज कर सकते हैं, ऑन करने के लिए 1 और ऑफ करने के लिए 0। तो ये क्या है, एक तरीके से इंटीजर टाइप है ना, इंटीजर और 2 ही वैल्यू है, 0 और 1। तो यहाँ पे हम वही चीज चूज करेंगे कि हमारा इंटीजर टाइप का डेटा रहेगा। हमारा कैसा रहेगा, इंटीजर टाइप का डेटा है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 0। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 1। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट कर दी हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर देते हैं। तो ये देखिए आपके एक डेटा स्ट्रीम बन गई है। यहाँ पे डेटा स्ट्रीम यहाँ पे बन गई है। कलर आपको चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि हमको जैसे रेड कलर रखना है तो रेड कलर रख सकते हैं। तो ये रेड कलर में जाएगी, सेव करेंगे तो ये हमारी LED आ गई। तो हमारी हमने देखा कि एक डेटा स्ट्रीम ID 1 नाम की डेटा स्ट्रीम LED नाम की बन गई है, जो कि वर्चुअल पिन 0 से कनेक्टेड है। जब भी हम वर्चुअल पिन 0 की बात करेंगे तो हमारी ये LED पे इफेक्ट आएगा ना, वर्चुअल पिन 0 की बात से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हमारा एक डेटा स्ट्रीम बन गया, सिंगल LED के हमारी एक डेटा स्ट्रीम बन गया। अगर हम अब हम सिंगल LED को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम यहीं जाते हैं, नेक्स्ट जाते हैं कहाँ पे, वेब डैशबोर्ड में, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डैशबोर्ड दिख रहे हैं आपको, एक वेब डैशबोर्ड दिख रहा है, एक मोबाइल डैशबोर्ड दिख रहा है। वेब डैशबोर्ड वो डैशबोर्ड होता है जो आपको जब भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो जो जैसा दिखने वाला है वेब डैशबोर्ड। आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वेब डैशबोर्ड दिखेगा, और जब आप अपने मोबाइल में ऐप खोलेंगे तो आपको मोबाइल डैशबोर्ड दिखेगा। अब देखो वो जो मोबाइल डैशबोर्ड है वो यहाँ से हम उसको नहीं बना सकते, वो बोल देगा आपको ऐप में ही क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो मोबाइल डैशबोर्ड है।
डिफरेंट मोबाइल्स की डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं, इसलिए वो उसने बोला कि आपको अपने ऐप में जाके क्रिएट करना पड़ेगा मोबाइल डैशबोर्ड, बट वेब डैशबोर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो पूछ रहा है ऐड अ न्यू विजिट। अभी हमने बताया था विजिट बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग विजिट्स होते हैं, जैसे स्विच होता है, स्लाइडर होता है, नंबर इनपुट के विजिट्स होते हैं, एलईडी का विजिट्स होता है, लेबल होता है, गेज होता है ना, रेडियल गेज है, देन चार्ट्स है, मल्टीपल टाइप से विजिट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको एक स्विच लेना है जो कि एलईडी को ऑन या ऑफ करेगा। तो सिंपल वहाँ से मैं उठाऊंगा और उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। वहाँ से मैंने उसको पिक किया और यहाँ पे मैंने उसको ड्रॉप किया। इसका साइज बड़ा छोटा मैं कर सकता हूँ, उसका साइज मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ स्विच को उठा के यहाँ पे रखा है। अभी इसमें सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ये स्विच को कनेक्ट करना पड़ेगा हमको उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रीम से कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये स्विच क्या है, क्या करेगा। जैसे हम स्विच की सेटिंग्स में जाएंगे, देन स्विच की सेटिंग्स में जाएंगे तो स्विच यहाँ पे उसका नाम पूछ रहा है, स्विच यहाँ पे स्विच का नाम बदल सकते हैं, एलईडी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ये स्विच का काम करती है, एलईडी का काम करती है, एलईडी कर सकते हैं एलईडी। अगर हमने इसको एलईडी कर दिया और डेटा स्ट्रीम चूसेंगे, देखो डेटा स्ट्रीम हमने अभी एक ही बनाई थी, इसलिए हमको डेटा स्ट्रीम एक ही दिख रही है। जितनी भी डेटा स्ट्रीम हम बना के रखेंगे उतनी डेटा स्ट्रीम उसको उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिख जाएगी। तो हमने डेटा स्ट्रीम चूज कर ली, एलईडी डेटा स्ट्रीम चूज कर ली। अब वो पूछ रहा है कि एलईडी की ऑन वैल्यू क्या है, ऑन कब होनी चाहिए एलईडी, जब हम 1 ट्रांसमिट करें हमारी एलईडी ऑन होनी चाहिए, और ऑफ वैल्यू क्या है, जब हम 0 ट्रांसमिट करें हमारी एलईडी ऑफ होनी चाहिए, है ना। और क्या कलर दिखना चाहिए, वो कलर दिख रहा है वहाँ पे। देन एलईडी ऑफ लेबल हम कर सकते हैं, हम लेबल भी दिख सकते हैं कि एलईडी ऑन हो तो हम क्या लिखा है, एलईडी ऑन हो तो हम लिख सकते हैं वहाँ पे ऑन लिख सकते हैं, और एलईडी ऑफ हो तो हम वहाँ पे ऑफ लिख सकते हैं। ये हमारी मर्जी है, लिखना है नहीं चाहता है ना। इससे ऑन करने से हमको लेबल भी दिखेगा और इस टाइप का हमारा बटन दिखेगा। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन इसको मैं सेव करता हूँ ना। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ ये हमारा वेब डैशबोर्ड सेव हो गया, और ये हमको ऐसा दिखने वाला है, हमारा डैशबोर्ड हमको ऐसा दिखेगा। ये एग्जांपल बता रहा है कि आपका डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा आपको। इसमें एक ही बटन दिख रहा है यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए, ये ऑन कर रहा हूँ तो रेड हो गया, ऑफ कर रहा हूँ तो ये ग्रे हो गया, ऑन कर रहा हूँ तो रेड हो गया, ऑफ कर रहा हूँ तो ग्रे हो गया। और अभी ये जो क्योंकि अभी ये सिर्फ डेमो पर्पज पे दिखा रहा है, अभी हमारा डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, बस दिखा रहा है जब भी डिवाइस कनेक्ट होगा आपको यहाँ पे ऑनलाइन भी शो होगा ना। तो ये हमारा टेम्पलेट से ऐसा दिखने वाला है, ऐसा दिखा है, इससे ऊपर लिखा भी है दिस इज हाउ द डिवाइस पेज विल लुक लाइक फॉर एक्चुअल डिवाइस, है ना। दिस इज हाउ द डिवाइस पेज विल लुक लाइक फॉर एक्चुअल डिवाइस। तो अब इसी में हम जाते हैं कहाँ पे, अभी हमारा डिवाइस बनानी है, हम डिवाइस में जाते हैं। जब ये जैसे डिवाइस में जाते हैं तो अब ऑलरेडी देखो टेम्पलेट बन चुका है, तो अब वो क्या बोल रहा है, ऐड अ न्यू डिवाइस। तो यहाँ से हम न्यू डिवाइस ऐड कर सकते हैं। अब हम न्यू डिवाइस ऐड करेंगे। अब वो पूछ रहा है कैसे करना है, तो 3 तरीके से आप डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करने, अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जो ब्लिंक का ही बना हुआ है, उस पर QR कोड है तो आप QR कोड से कर सकते हैं, या मैनुअल एंट्री करके कर सकते हैं, या टेम्पलेट से कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने टेम्पलेट बनाया था, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेम्पलेट वाला क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है कौन सा टेम्पलेट, अभी हमने एलईडी कंट्रोल नाम का टेम्पलेट बनाया था, उसको सेव करेंगे और क्रिएट करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया डिवाइस, यहाँ पे आपका एक डिवाइस बनकर आ गया। ये डिवाइस बनकर आ गया, एलईडी कंट्रोल आपका डिवाइस बन गया है। उस पर एक बटन दिख रहा है एलईडी कंट्रोल के लिए। और अभी देखिए यार, क्योंकि ये डिवाइस किसी इंटरनेट के या किसी हार्डवेयर में हमने इसका कोड डाला नहीं है, तो इसका डिवाइस का दिख रहा है हमको ऑफलाइन। डिवाइस का दिख रहा है ऑफलाइन दिख रहा है हमारा डिवाइस, अभी तक हमको ऑफलाइन दिख रहा है क्योंकि हमारा डिवाइस अभी ऑनलाइन नहीं है, इसलिए अब एलईडी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहीं डिवाइस इन्फो में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है, जो 3 यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं आपको, डिफाइन ब्लिंक टेम्पलेट आईडी, डिफाइन ब्लिंक टेम्पलेट नेम एंड डिफाइन ब्लिंक ऑथराइजेशन टोकन। ये 3 चीज को आपको अपने कोड में डालना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली आपका डिवाइस आइडेंटिफाई हो पाएगा कि हाँ ये ब्लिंक का डिवाइस है और ये ऑन है कि ऑफ है। ठीक है, क्लियर। तो इस चीज को हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, क्लिक टू कॉपी कोड यहाँ पे आ रहा है, क्लिक टू कॉपी कोड। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये कोड हमारा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कॉपीड टू क्लिपबोर्ड, है ना। ये हमारा कोड यहाँ पे कॉपी हो चुका है। कोड कॉपी होने के बाद, सॉरी कोड नहीं एक्चुअली, ये जो हमारे क्या है, ये 3 हमारे वेरिफिकेशन कोड है, ऑथराइजेशन कोड और वेरिफिकेशन आईडीज है, जो कि हमारे कोड में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सिर्फ ये चीज़ हमको कोड में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो अब हमारा जो टेम्पलेट है या डैशबोर्ड है वो रेडी है हमारा डेटा ट्रांसमिट करने के लिए और डेटा रिसीव करने के लिए। ये चीज़ अब रेडी है डेटा ट्रांसमिट डेटा रिसीव करने के लिए। बट अभी हमको उसको कोड को डालना पड़ेगा किसी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस में, देन ओनली हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम जाते हैं इसके सॉफ्टवेयर पार्ट में। तो इसका जो ब्लिंक का जो हमने डैशबोर्ड बनाया, किसी को कोई प्रॉब्लम थे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें बनाने में? समझ में आ गया सब कुछ?
है ना। अभी इसी को मैं, आप देखिए, मैं इसी चीज़ को दिखा देता हूँ अपने मोबाइल के थ्रू, मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके कि मैं मोबाइल में इसको कैसे करता हूँ। मोबाइल अभी तक हमने वेब डैशबोर्ड बनाया था, देन अभी हम उसका मोबाइल डैशबोर्ड भी बनाएंगे। ओके, ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है। जस्ट अ मिनट। ओके, अब आवाज़ आ रही है क्लियर? हेलो, आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है, तो ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। अब मैं इसमें अपने ब्लिंक का ऐप ओपन करता हूँ। जब मैं ब्लिंक ऐप को ओपन करने के बाद जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, तो ऑलरेडी जो मेरा टेम्पलेट बना था वो हमको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, एलईडी कंट्रोल नाम का एक टेम्पलेट बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। तब ये ब्लैंक है पूरा, क्योंकि अभी हमने मोबाइल डैशबोर्ड नहीं बनाया है। तो मोबाइल डैशबोर्ड बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर देखो स्पैनर टाइप का दिख रहा है, इसको स्पैनर को क्लिक करेंगे। स्पैनर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो प्लस का आइकन है, इस प्लस का आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके विजिट्स दिख जाएंगे, कौन कौन से विजिट्स आपको ऐड करने हैं। यहाँ पे मल्टीपल विजिट्स दिख रहे हैं। इस विजिट्स में आप बटन चूज करेंगे, ये बटन आ गया। इस बटन को मैं सेंटर में ले आता हूँ, थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ उस बटन को। इसमें मैंने बड़ा कर लिया। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो उसकी सेटिंग्स मिल जाएगी। अभी आप पूछ रहा है कौन सा डेटा स्ट्रीम इसमें ऐड करना है, तो यहाँ से हम डेटा स्ट्रीम को ऐड कर देंगे। देखो, एलईडी डेटा स्ट्रीम हमने बनाया था, वो डेटा स्ट्रीम इसमें शो हो रहा है, उसको एलईडी डेटा स्ट्रीम को ऐड कर देंगे। सेम जैसे हमने वेब डैशबोर्ड बनाया था, सेम उसी स्टाइल में हमको ये वाला डैशबोर्ड बनाना है। तो यहाँ पे हमने डेटा स्ट्रीम चूज कर लिया है, और यहाँ पे सेटिंग्स में दिख रहा है नीचे देखो पुश मोड और स्विच मोड। तो ये कैसा रखना है आपको, ये कैसा रखना है, उसको पुश मोड में रखना है कि स्विच मोड में रखना है, उसको वो देखना है। तो हमको ये स्विच मोड में रखना है। पुश मोड वो हो जाता है जब तक आप दबाए रखेंगे तब तक ये ऑन होगा, पुश बटन जैसा काम करेगा। लेकिन हमको स्विच बनाना है कि हमको जब दबाएंगे तो ऑन हो जाए, जब दबाएंगे तो ऑफ हो जाए। इसका हमने क्या कर दिया, उसको स्विच मोड में कर दिया। पुश मोड में क्या होगा, जब तक आप दबाए रखेंगे जब तक ऑन रहेगा, और स्विच मोड में क्या है, एक बार दबाएंगे तो ऑन, एक बार दबाएंगे तो ऑफ। तो ये करने के बाद आप क्या करेंगे, बैक करेंगे तो उसने डेटा स्ट्रीम बन गई। अगर और उसको कस्टमाइज करना है, और उसको कस्टमाइज करना है, डिज़ाइन डालना है, तो यहाँ डिज़ाइन में जाके उसको टाइटल डाल सकते हैं। टाइटल क्या है, ये हमारा एलईडी का टाइटल है, हम एलईडी डाल सकते हैं यहाँ पे एलईडी। लेबल डालना है हमको, अगर लेबल डालना है तो हम लेबल भी डाल सकते हैं। टेबल के जिससे हमको ऑन ऑफ पे हमको दिखाना है ऑफ, ऑन पे हमको दिखाना है ऑन, तो लेबल भी डाल सकते हैं। फॉन्ट का साइज़ बड़ा कम छोटा कर सकते हैं, है ना, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर एलईडी लिखा गया और V0 लिखा गया, इसको भी हम बैक करेंगे तो ये ऐसा इस टाइप का हमको डिवाइस दिखेगा। ये एलईडी ऑन हो गई है और ये एलईडी ऑफ। देखो यहाँ से मैं अब यहाँ से करंट कंट्रोल कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, दूसरी स्क्रीन में दिख रहा होगा मेरी, वो देखो वेब डैशबोर्ड में भी चीज़ें चेंज हो रही है साथ साथ। अगर आप मेरा वेब डैशबोर्ड का प्रेजेंटेशन देखेंगे उस पर भी देखो साथ साथ चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे ऑन है तो आपके इसमें रेड कलर का दिख रहा है ये स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए। और जैसे यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका देखो विजिट कंट्रोल दोनों जगह से हो रहा है, मेरे मोबाइल से भी हो रहा है, साथ साथ वो डैशबोर्ड से भी ऐप हो रहा है, क्योंकि सेम लॉगिन मैंने दोनों चीज़ में कर रखा है, ऐप में भी और वेब में भी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका विजिट्स तो कंट्रोल हो रहा है अभी, लेकिन इससे कोई भी डिवाइस कंट्रोल नहीं है, डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यह डिवाइस को दिखा रहा है ऑफलाइन। अभी डिवाइस इसलिए ऑफलाइन दिखा रहा है, यहाँ पे डिवाइस इसलिए अभी ऑफलाइन में दिखा रहा है, लेकिन आपकी एलईडी कंट्रोल दिखा रही है कि हाँ हमारा मोबाइल कनेक्टेड है, आपके सही जगह पे कनेक्ट किया आपने मोबाइल को। ठीक है, ये देखिए रियल टाइम पे चल रहा है एकदम।
तो ये ऐसे करके हम अपना मोबाइल का डैशबोर्ड बना सकते हैं। मोबाइल का डैशबोर्ड जब बन जाएगा तब आप रेडी हैं मोबाइल से कंट्रोल करने के लिए एज वेल एज कंप्यूटर से कंट्रोल करने के लिए। तब हम चलते हैं कोडिंग पार्ट के ऊपर। तो हम चलते हैं कोडिंग पार्ट के ऊपर। तो इसकी कोडिंग करना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ी बहुत भी कोडिंग नॉलेज है आपको तो आप इजीली कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे ब्लिंक एग्जाम्पल, जब आप गूगल पे एग्जाम्पल लिखेंगे ब्लिंक एग्जाम्पल, तो आपका एक एग्जाम्पल ब्राउज़र खुल जाएगा। ये एग्जाम्पल ब्राउज़र खुल जाएगा और इस एग्जाम्पल में ब्लिंक के तमाम एग्जाम्पल मौजूद हैं, ब्लिंक के सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं, जो जो ब्लिंक में आप कर सकते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जब मैं खोलता हूँ ब्लिंक एग्जाम्पल वाला, ब्लिंक एग्जाम्पल खोलता हूँ, तो यहाँ पे पहले मुझे बोर्ड को सिलेक्ट करना है कि कौन सा बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए सारे बोर्ड यहाँ पे हैं, ESP8266, ESP32, नोड MCU है ना। तो ESP8266 नोड MCU एक ही बोर्ड है, दोनों बोर्ड अपन कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोड MCU चूज़ करेंगे तो सेम ही रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। आपका कनेक्शन टाइप क्या रहेगा, ESP वाईफाई रहेगा, SSL रहेगा, सिक्योर्ड वाला रहेगा, कि कैसा वाला रहेगा, ये सब आपको सिलेक्ट करना है। वाईफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे वो चीज़ डालनी है आपको, अपनी टेम्पलेट ID, टेम्पलेट नेम और ऑथराइजेशन टोकन। अगर जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमारे डिवाइस इन्फो में जो चीज़ हमको दिख रही थी, टेम्पलेट ID दिख रही है, टेम्पलेट ID है, इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है। देन वो एग्जाम्पल ब्राउज़र में आकर टेम्पलेट ID पेस्ट करना है। सिमिलरली यहाँ से आपका टेम्पलेट का नेम कॉपी करना है, टेम्पलेट का नेम पेस्ट करना है, और यहाँ से आपको ऑथराइजेशन टोकन कॉपी करना है और इसको यहाँ पेस्ट करना है। बस तीनों चीज़ यहाँ पेस्ट कर देंगे, है ना। और आपको चूज़ करना है आपको कौन सा एग्जाम्पल चाहिए, आपको चूज़ करना है यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल चाहिए। तो हमको जब गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे तो वर्चुअल पिन रीड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, वर्चुअल पिन रीड और वर्चुअल पिन राइट। तो वर्चुअल पिन रीड और राइट में हम क्या कर रहे हैं, हम वर्चुअल पिन राइट कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअल पिन राइट का ऑप्शन चूज़ करेंगे, सॉरी वर्चुअल पिन रीड। देखिए अभी हम रीड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अभी रीड करेंगे। रीड कर रहे हैं मतलब माइक्रो कंट्रोलर हमारा क्लाउड से डेटा रीड करेगा। हम जो चेंजेस कर रहे हैं बटन में ऑन ऑफ, वो कहाँ कर रहे हैं, वो क्लाउड में चेंजेस हैं। और जब क्लाउड में कोई डेटा चेंज होगा तो माइक्रो कंट्रोलर उसको क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा। डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। तो हमको क्या यूज करना है, हमको वर्चुअल पिन रीड का एग्जांपल चूज करना है। तो ये चीज आप याद रखिए कि जो आपको कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको कॉन्फ़िगरेशन रखनी है। नोड MCU, ESP82 वाईफाई चूज करना है। देन आपका टेम्पलेट ID, LED कंट्रोल, ऑथराइजेशन टोकन, ये तीनों चीज डालनी है। और आपको चूज करना है वर्चुअल पिन रीड। वर्चुअल पिन रीड जब आपको LED कंट्रोल करनी हो, है ना। और वर्चुअल पिन राइट का यूज करेंगे जब आपको कोई डेटा माइक्रो कंट्रोलर से क्लाउड पे भेजना हो। जब आपको कोई डेटा माइक्रो कंट्रोलर से क्लाउड पे भेजना हो तब आप वर्चुअल पिन राइट को चूज करेंगे। तो ये आपका कोड बनाया जाएगा, लेकिन ये कोड अभी कंप्लीट नहीं है। ये कोड अभी कंप्लीट नहीं है, ये कोड को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। वो देखते हैं अपन कैसे करते हैं इसको। हम कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एग्जाम्पल कर लेते हैं, और हम अपना ऑर्डिनो का ID खोलेंगे। ऑर्डिनो का ID खोलेंगे। ये ऑर्डिनो ID ओपन हो चुका है। ऑर्डिनो ID ओपन हो गया। इनिशियली ऑर्डिनो ID कैसे दिख रहा है, ब्लैंक ऑर्डिनो ID है ना, ब्लैंक पूरा स्केच है, इसको बोलते हैं स्केच। इसको पूरे स्केच को क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे और जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे पूरा हमने कोड पेस्ट कर दिया जो हमने कॉपी किया है। ये स्केच के बारे में बता रहा है कि दिस स्केच शोज हाउ टू रीड वैल्यूज फ्रॉम वर्चुअल पिन। हमको वर्चुअल पिन से वैल्यू को रीड करना है, तो कैसे हम उसको रीड कर सकते हैं, ये चीज बता रही है यहाँ पे, है ना। तो देखिए अपने जो आपके में जो ऑथराइजेशन टोकन थे हमको मिला था, जो टेम्पलेट नेम था, जो हमारा ब्लिंक टेम्पलेट ID था, ऑटोमेटिकली हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, हमको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑटोमेटिकली डला हुआ है ना, ये चीज़ डली रहेगी। देन आप आते हैं अपने SSID और पासवर्ड। SSID और पासवर्ड क्या है, हमारा वाईफाई का नेम और वाईफाई का पासवर्ड यहाँ आपको डालना है। जो भी हॉटस्पॉट का नेम है वो डालना है यहाँ पे। जैसे मेरे हॉटस्पॉट का नाम है IoT लैब, ये मेरे वाईफाई का नाम है यहाँ के इस लैब का, IoT लैब स्मॉल में, और यहाँ का पासवर्ड है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ
आपको आईडी और पासवर्ड देना है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और क्या करनी पड़ेगी, एक चीज़ और आपको देखनी पड़ेगी, जो यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, ये लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ब्लिंक की लाइब्रेरी आपके आर्डिनो आईडी में बाय डिफॉल्ट नहीं रहती है। जब फर्स्ट टाइम हम यूज़ करते हैं तो ब्लिंक की लाइब्रेरी आपकी नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, टूल्स स्केच में जाना है, स्केच में जाके इंक्लूड लाइब्रेरी में जाएंगे, देन मैनेज लाइब्रेरी में जाना है। मैनेज लाइब्रेरी में जाके आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन खुलेगा कि आप लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकें। वहाँ पे जाके आपको बस ब्लिंक टाइप करना है। ब्लिंक टाइप करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी, देन ओनली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा क्योंकि ऑलरेडी ये आपके आईडी में एडेड नहीं रहता है। ठीक है, देन आपको बस क्या करना है, आपने ये 3 चीज़ डाल दी है और अपने वाईफाई क्रेडेंशियल्स डाल दिए हैं। एक्चुअली आईडी हैंग हो गई, अभी ये स्क्रॉल नहीं हो रही, 2 मिनट रुक जाते हैं अपन। मैंने स्केच को ओपन किया था, वो शायद इसमें हैंग हो गया है। ये लाइब्रेरी मैनेजर ओपन होगा, इसको यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मैनेजर में सर्च बॉक्स में टाइप करना है ब्लिंक। सिर्फ ब्लिंक टाइप करने से आपको ब्लिंक की पूरी लाइब्रेरी ऐड हो जाएंगी। उसको आपको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपका जो आर्डिनो आईडी है अब ब्लिंक में लाइब्रेरी के में कोई भी एरर शो नहीं करेगा, वो इजीली इसको प्रोसेस कर देगा। क्लोज नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है। एक्चुअली ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप जो चलता है इससे पूरी चीज़ें हैंग होने लगती हैं, इससे दिखा देते। तो यहाँ पे हम ब्लिंक की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेंगे यूजिंग दिस लाइब्रेरी मैनेजर। बस हमको क्या करना है, हमारे क्रेडेंशियल्स हमने डाल ही दिए थे, हमने हमारे वाईफाई क्रेडेंशियल्स चेंज कर दिए। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो दिख रहा है कि आपको यहाँ अपनी प्रोसेस लिखनी है। यहाँ पे आपको प्रोसेस अपनी लिखनी है कि क्या आप करना क्या चाहते हैं। एक्चुअली में जो चीज़ करना चाहते हैं वो प्रोसेस आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ब्लिंक राइट वर्चुअल पिन 1 है ना, वर्चुअल पिन 1 के बारे में दिया हुआ। यहाँ पे अपन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास हमने कौन सी वर्चुअल पिन यूज़ करी है, हमारे ब्लिंक में हमने कौन सी वर्चुअल पिन यूज़ करी, कोई बता सकता है? हमारे जो ब्लिंक में हमने वर्चुअल पिन यूज़ करी कौन सी करी है? टेम्पलेट में हमने जाएंगे, यहाँ पे टेम्पलेट में हमारे जो वर्चुअल पिन हमने यूज़ करी डेटा स्ट्रीम कौन सी थी? V0 थी, है ना। कोड हमने जो हमको कोड मिला है वो उसमें V1 है। तो हमको बस ध्यान रखना पड़ेगा हम सेम वर्चुअल पिन ही चूज करें। सही वर्चुअल पिन चूज करने पे ही हमारा काम हो पाएगा, है ना। ठीक है, तो अब ये बात आती है हमारा, सॉरी कहाँ चले गया वो, है ना, ये रहा कोड। तो यहाँ पे हमको ब्लिंक वर्चुअल पिन V0 की V0 करना पड़ेगा, है ना। V0 कर देंगे ब्लिंक राइट वर्चुअल पिन। अब देखिए नेक्स्ट पे क्या कर रहा है वो, नेक्स्ट पे क्या कर रहा है, एक पिन वैल्यू ले रहा है। पिन वैल्यू को ले रहा है इज इक्वल टू पैरामीटर डॉट एज इंटीजर। मतलब जो भी वैल्यू होगी किसकी, इस वर्चुअल पिन V0 की होगी, उस पर्टिकुलर V0 की वैल्यू एज अ इंटीजर आ जाएगी
पैरामीटर फॉर्म में, किसके अंदर, पिन वैल्यू के अंदर। इस कमांड से क्या हो रहा है कि जो भी V0 की वैल्यू होगी, जो भी V0 की वैल्यू होगी किस फॉर्म में आएगी, एज इंटीजर फॉर्म में आएगी। उसका जो पैरामीटर होगा, उसका जो भी पैरामीटर होगा, इस कमांड से क्या होता है, इसका कमांड का फुल फॉर्म है पैरामीटर एज इंटीजर। इस कमांड से क्या होता है, V0 की जो भी वैल्यू होगी, जो भी V0 का पैरामीटर होगा, वो एज अ इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। कहाँ स्टोर हो जाएगी इसकी वैल्यू, पिन वैल्यू में स्टोर हो जाएगी, पिन की वैल्यू में वो आके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस पिन वैल्यू को यूज करके हम एलईडी को ऑन या एलईडी को ऑफ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाय चांस मैंने एक क्या लगा रखा है, हमने पहले भी देख लिया कि एग्जाम्पल मैंने देख लिया था कि हमने D4 पे, कहाँ D4 पे D4 पे हमारी एक एलईडी लगी हुई है। D4 क्या नंबर है, ये डिजिटल पिन का नंबर है। और उसका GPIO नंबर देखेंगे तो GPIO नंबर कुछ और होगा, GPIO नंबर उसका होगा 2। इसका GPIO नंबर देखेंगे, GPIO नंबर वो क्या होगा, 2 होगा। वो भी मैं बता देता हूँ GPIO नंबर 2 कैसे होगा। अगर हम इसको देखेंगे, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ESP8266 पिन आउट्स, उसके पिन आउट्स को सर्च करता हूँ मैं। अगर ये पिन आउट्स ओपन हुए, अगर इसको बड़ा करके देखेंगे हम पिन्स को, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो D4 है, D4 कहाँ पर है, यहाँ पे D4 है आपका, ये D4 है। और D4 किससे कनेक्टेड है, GPIO 2। तो हमने कल ही देखा था, सर ने भी बताया था कि रास्पबेरी पाई में भी ऐसा होता है कि GPIO नंबर अलग होते हैं, GPIO नंबर अलग होते हैं और पिन नंबर अलग होती है, बोर्ड नंबर की पिन नंबर अलग होती है। पिन नंबर वो D4 है बट वो GPIO 2 है। तो दोनों तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं ना, ये चीज क्लियरिटी की। कहीं कोड में आपको D4 लिखा रहेगा, कहीं कोड में आपको 2 लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये 2 क्यों लिखा है, यहाँ पे D4 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 नंबर पिन तो कहीं दिख ही नहीं रही मुझे। तो ये GPIO नंबर, अगर सिंगल नंबर लिखे तो वो GPIO नंबर्स होते हैं, और अगर D के साथ लिखा है तो D4 D5 अलग इसके फिजिकल पिन नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना पड़ता है कि आप कौन सा यूज करना है, क्योंकि कभी कभी कोड में क्या होता है, ये D4 D2 D0 D1 लिखने से कोड में एरर आ जाता है। तो हम खासकर हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि GPIO नंबर ही वहाँ पे लिखा जाए। क्या कोशिश करते हैं कि GPIO नंबर ही वहाँ पे लिखा जाए। तब हमको ये पता है कि हमको एक एलईडी लगानी है GPIO 2 पे। क्या करना है, हमको एक एलईडी लगानी है GPIO 2 पे। तो हम ये कर रहे हैं, GPIO 2 पे एक एलईडी लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, कहाँ पे, इसी लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा। क्या, हैश डिफाइन कर रहे हैं, एक एलईडी नाम का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो कि पिन नंबर 2 पे लगा है। मैंने क्या करा यहाँ पे, मैं इसको देता हूँ डिफाइनिंग एलईडी वेरिएबल ऑन पिन, या पिन नहीं बोल सकते, ऑन GPIO 2। एक एलईडी वेरिएबल नाम का वेरिएबल, एलईडी वेरिएबल अपन GPIO 2 पे गए, यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया। अब जब भी मैं एलईडी कॉल करूंगा तो उसको क्या पड़ेगा, वो 2 पड़ेगा। जब भी मैं एलईडी कॉल करूंगा कोड में तो वो हमेशा उसको क्या पड़ेगा, 2। मतलब जब भी हम एलईडी को लिखेंगे तो उसको एलईडी ना पढ़ के उसको क्या पड़ेगा, वो 2 पड़ेगा, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया एलईडी नाम के वेरिएबल को 2, है ना। साथ ही साथ सेटअप में हमको कुछ लिखना पड़ेगा। सेटअप में जाके क्या लिखना पड़ेगा कि जो हमने एलईडी नाम की वेरिएबल बनाया है, वो एलईडी नाम के वेरिएबल को हमको करना पड़ेगा एज अ आउटपुट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो एलईडी है वो कैसा है, एज अ आउटपुट डिवाइस है ना। पिन्स हमारी कैसी है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। पिन हमारी इनपुट भी है, पिन हमारी आउटपुट भी है, बट हर एक पिन को बताना पड़ेगा कि वो पिन इनपुट रहती है कि आउटपुट रहती है। तो उस पिन को बनाने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि ये पिन कैसी है, उसका फॉर्मूला है, उसका कमांड है पिन मोड। पिन मोड कमांड लिखेंगे, पिन मोड कमांड है, ब्रैकेट में लिखेंगे पिन नंबर। पिन नंबर अपनी कौन सी हो गई, एलईडी वाली पिन हो गई, कॉमा वो इनपुट है कि आउटपुट, उसको एलईडी से कनेक्ट करना है तो उसको आउटपुट बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाएंगे आउटपुट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पिन मोड एलईडी इज इक्वल टू आउटपुट, है ना। और इनिशियली जब भी सिस्टम स्टार्ट हुए हम चाहते हैं वो ऑफ स्टेट में रहे, तो हम लिख देंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट किसको, एलईडी को क्या
लो, डिजिटल राइट एलईडी को लो लिख देंगे। इनिशियली डिजिटल राइट एलईडी लिखने से क्या होगा, जब भी सिस्टम ऑन होगा तो एलईडी हमको हमेशा कैसे मिलेगी, ऑफ स्टेट में मिलेगी। जब भी एलईडी स्टार्ट होगी तो हमको स्टेट एलईडी ऑफ स्टेट में मिलेगी। बस ये तो दो लाइन हमको इसमें ऐड करनी है। इससे क्या होगा, हमारी पर्टिकुलर पिन जो पिन नंबर 2 है वो आउटपुट पिन बन गई और सेकंड वो आउटपुट पिन लो हो गई। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे वापस आ जाना है किसमें, ब्लिंक राइट में। यहाँ सारा खेल हो रहा है, जो भी चीज हो रही है। अब हमको इस पिन वैल्यू पे बेस्ड करना है कि ये पिन वैल्यू की वैल्यू जो भी होगी, इस पिन वैल्यू की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो क्या होगा, एलईडी ऑन होगी या ऑफ होगी। तो यहाँ पे बस हम पिन वैल्यू को पोल कर लेते हैं, पिन वैल्यू को पोल कर लेते हैं। यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लगा के पोलिंग करेंगे उसकी। इफ क्या बोल रहे हैं, इफ दिस पिन, जैसे जैसे वहां लिखा था स्मॉल में, पिन वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये पिन वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, मतलब हमने वहां से एलईडी को ऑफ किया है, हमने एलईडी को ऑफ किया है। इफ दिस पिन वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट इसको एलईडी को क्या कर देंगे, ऑफ करना है तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ, क्या ऑफ करना है तो क्या लिखेंगे, ऑफ करना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लो है ना, ठीक है। एंड एल्स इफ की बॉडी को बंद करेंगे, एल्स इफ अगर पिन वैल्यू की वैल्यू 0 ना हो कि क्या है, 1 है, if pin value is equal to 1, then उसकी बॉडी बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिजिटल राइट, बहुत ही सिंपल कोड है, 4 लाइन में आपका कोड खत्म हो जाएगा। एलईडी कॉमा हाई, इसको हाई कर देंगे। अगर वैल्यू 1 मिलती है तो उसको हाई करना है, और अगर वैल्यू 0 मिलती है तो उसको लो करना है। बस ये हमको बस एक हमने क्या किया, हम V0 जो V0 है हमारे ब्लिंक की V0, उस V0 को रीड कर रहे हैं, उसका पैरामीटर को एज में लेजर फॉर्म में ले रहे हैं पिन वैल्यू के अंदर। उस पिन वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, अगर पिन वैल्यू 0 है, मतलब अगर वो V0 की वैल्यू 0 तो एलईडी को क्या करना है, हमको लो करना है, मतलब एलईडी हमारी क्या रहेगी, एलईडी ऑफ रहेगी। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हमारी एलईडी क्या रहेगी, ऑन रहेगी। सिंपल सा कोड है। इस कोड को हमको करना है, देखिए अब जाके सेटअप में, ऑलरेडी सेटअप में क्या होता है, सेटअप में सीरियल बिगिन होता है, सीरियल में हमको सीरियल मॉनिटर में जो भी चीज देखना है अगर उसको देखना तो हो जाएगा। और यहाँ पे ब्लिंक बिगिन हो रहा है, ब्लिंक बिगिन हो रहा है यूजिंग अवर ऑथराइजेशन टोकन, और जो हमारा SSID और पासवर्ड हमने दिया है उससे हमारा ब्लिंक बिगिन हो रहा है। और बस लूप पे हमको क्या करना है, ब्लिंक रन, हमको कुछ और नहीं करना, ऑलरेडी सब कुछ डला हुआ, ब्लिंक रन डला हुआ है। बस हमने क्या क्या चीज चेंजेस करी, हमने बस ये तो 4 लाइन ये लिखी है, प्लस 1 लाइन हमने ये लिखी थी एलईडी को डिफाइन करने वाली, और 2 लाइन हमने ये लिखी कि इनिशियली इसको आउटपुट पिन बनाना है और इनिशियली इसको लो रखना है। बस हमने ये 4 से 5 काम किए हैं और हमारा कोड रेडी है डंप होने के लिए। तो उसमें क्या करेंगे, हम टूल्स में जाएंगे और हमारा चूज करेंगे बोर्ड हमारा है ESP86 का नोड MCU बोर्ड है। तो यहाँ पे देखिए मैं नोड MCU 1.2 वाला बोर्ड सेलेक्ट करूंगा, नोड MCU 1.2 ESP12 मॉड्यूल यूज करूंगा। देन इसको मैंने अभी तक कनेक्ट नहीं किया अपने लैपटॉप से। ये देखिए मेरा बोर्ड है, दिख रहा है सबको, विजिबल है।
तो मैं इसको नोड एमसीयू को कनेक्ट कर देता हूँ। अब डंप करने से पहले, कोड को डंप करने से पहले मैं इसमें कनेक्शंस कर देता हूँ। तो मैंने एक रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, ये मैंने रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लिया, कौन से नंबर पिन पे डालूंगा मैं, इसकी पिन नंबर D4 पे मैं रेजिस्टेंस डालूंगा और उसको D4 से उठा के किसी एक ब्लैंक जगह पे रख देता हूँ। यहाँ मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है, ब्रेडबोर्ड पे मैं कर रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस लगा दिया। देन एक एलईडी लेता हूँ मैं, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल मैं इसी पे रखूँगा। देन यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल पे इसको लगा दूँगा। और एक जंपर वायर लेके इसका नेगेटिव टर्मिनल में ग्राउंड कर दूंगा अपने नोड एमसीयू से। एक जंपर वायर लेके नेगेटिव टर्मिनल को मैं ग्राउंड कर रहा हूँ, हमारे नोड एमसीयू को ग्राउंड कर दिया। सिंपल से मैंने एक एलईडी लगा दी, D4 पे कनेक्टेड है रेजिस्टेंस के थ्रू, और रेजिस्टेंस लगा हुआ है 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे एलईडी लगी हुई है। अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, मैं अपनी USB केबल लगाता हूँ उसके अंदर। ओके, यहाँ पे देखिए अब मैं इसमें कोड डंप कर देता हूँ। स्क्रीन से आप देख सकते हैं, जैसे मैं डंप करूँगा पहले वो पूछेगा सेव करने के लिए, इसको सेव करने के लिए पूछेगा। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, जो भी नाम देना है। जैसे मैं फर्स्ट यहाँ पे बोल सकता हूँ LED ब्लिंक, इसका नाम दे दिया मैंने LED ब्लिंक और सेव कर दिया। अब ये कोड अपलोड हो जाएगा हमारे बोर्ड में। एक्चुअली मैंने अभी बोर्ड को कनेक्ट किया तो अभी अपलोड नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसका कॉम पोर्ट चूज़ करना पड़ेगा, कौन से कम्युनिकेशन पोर्ट पर लगा हुआ है। तो ये पोर्ट में जाके मैं कम्युनिकेशन पोर्ट देखता हूँ, COM7 दिखा रहा है, COM7 पे लगा हुआ होगा, फिर COM7 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कम्युनिकेशन पोर्ट समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ लगा है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे जैसे डिवाइस मैनेजर ओपन होगा, यहाँ पे पोर्ट्स पे जाके देखेंगे तो देखिए CA लिखा हुआ है, सिलिकॉन लैब का सिप्रस की आईसी लगी है USB टू हार्डवेयर COM7 पे। तो COM7 पे आपका नोड एमसीयू बोर्ड लगा हुआ है। इससे समझ में आता है कि COM7 पे आपका नोड एमसीयू बोर्ड लगा हुआ है। तो मैंने COM7 सिलेक्ट करा, पोर्ट यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। अब पोर्ट जैसे इसमें जो नोड एमसीयू की जो कोड्स होते हैं, इसको कंपाइलेशन होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कंपाइल होने में टाइम ज़्यादा लगता है, देन अपलोड होता है। तो आपको 5 से 7 सेकंड वेट करना पड़ेगा, कोड कंपाइल होगा देन अपलोड होगा। अगर कोई एरर होगा तो हमको पहले ही बता दिया जाएगा इसमें कोई एरर है। अगर एरर फ्री हुआ तो ये कोड डंप हो जाएगा, और जैसे ये कोड डंप हो जाएगा तो हमारा जो डैशबोर्ड है हमको उस पर डिवाइस दिख जाएगा ऑनलाइन। अभी डैशबोर्ड पे हमको क्या दिख रहा है, अभी हम जाके डैशबोर्ड को देखते हैं। अगर हमारा ब्लिंक का जो डैशबोर्ड है, अगर हम डैशबोर्ड पे हम जाके देखेंगे तो हमारा डिवाइस अभी क्या दिखा रहा है, अभी हमारा डिवाइस ऑफलाइन दिखा रहा है। यहाँ देखिए ऑफलाइन दिखा रहा है हमारा डैशबोर्ड। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ सर। ओके, तो पहले से नहीं किसी ने बोला कि आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, हमारा कोड हमने क्या पहले क्या है, टूल्स में जाके कॉम पोर्ट सिलेक्ट किया, देन कॉम पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद हम उसको अपलोड का बटन दबाएंगे। अपलोड जब तक हो रहा है इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो मैं बता दूं कि आपका जो ब्लिंक का डैशबोर्ड है अभी आपका डिवाइस ऑफलाइन दिखा रहा है। %84%, 92%, 100%। अभी अपलोड हो गया। अब अपलोड होने के बाद हमारा बोर्ड रीसेट होता है। रीसेट हो गया, अब हम जाके देखेंगे हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे गए, डिवाइसेस में गए, LED कंट्रोल,
देखिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डेटा आ चुका है। यहाँ पे अभी टेम्परेचर दिखा रहा है हमारे रूम का अभी 31.7 डिग्री और ह्यूमिडिटी है 36.7। तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आ चुका है हमारा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर लिया है। हमने एक होम ऑटोमेशन कर लिया विथ रियल टाइम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग। तो ये प्रोजेक्ट का नाम क्या बोल सकते हैं हम प्रोजेक्ट का नाम बोल सकते हैं कि होम ऑटोमेशन विथ रियल टाइम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग यूजिंग IoT ब्लिंक क्लाउड। ठीक है, यहाँ देखिए अगर चेंजेस मैं करता हूँ, अगर मैं इसके पास कुछ लाता हूँ, कुछ गर्म हाथ लाता हूँ, तो देखिए हर एक सेकंड में यहाँ पे वैल्यूज चेंज होना आपको दिखना चालू हो जाएगी। कुछ सेकंड्स लगते हैं अपने सेंसर्स को चेंज होने में, और पैरामीटर्स आपको चेंज होना दिख जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए बढ़ने लगा, ह्यूमिडिटी बढ़ गई। धीरे धीरे पैरामीटर्स चेंज होते हैं, एकदम से टाइम लगता है क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं धीरे धीरे। ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अगर कोई सोल्डरिंग आयरन हुआ या कोई आइस क्यूब ला के इसके पास रख देगा तो एकदम से ड्रास्टिकली चेंज दिख सकता है। तो रियल टाइम पे आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी मॉनिटरिंग हो रही है। सेम अगर हमको मोबाइल पे देखना हो तो मोबाइल पे आगे जाके हमको 2 विजिट्स बनाने पड़ेंगे, 2 विजिट्स हमको ऐड करने पड़ेंगे मोबाइल पे भी, ये टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का, और उसको वर्चुअल पिन V4 और V5 से जैसे कनेक्ट करेंगे तो हमको मोबाइल पे भी ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया सब कुछ आज जो हमने किया? किसी को कोई डाउट कोई कुछ हो तो बताइए, कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम आई हो। अगर आप देखें तो आपको सब कुछ ब्लिंक कंसोल के साथ में मैंने खोल रखा है, ब्लिंक एग्जाम्पल ब्राउज़र खोल रखा है। ये ब्लिंक एग्जाम्पल ब्राउज़र में आपको सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। बस आपको क्या चेंजेस करने हैं, आपको अपने टेम्पलेट ID, टेम्पलेट नेम और ऑथराइजेशन टोकन चेंज करना है, और वाईफाई के क्रेडेंशियल्स चेंज करने हैं, देन बाकी सारी चीज़ें आपकी इसमें लिखी रहती है। कुछ आपके वर्चुअल पिन आपको अपने हिसाब से बदलने पड़ेंगे, किस वर्चुअल पिन पे क्या कनेक्टेड है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से बना रखा है, आपके वर्चुअल पिन अलग हो सकते हैं। और एक प्रॉब्लम हो गई शायद, मैंने यहाँ पे 1000L की जगह मैंने 1000UL लिख दिया था, तो शायद इसलिए डेटा रियल टाइम पे अपलोड नहीं हो रहा है ना। 1000L की जगह 1000UL लिख दिया था, इसको मैं 1000L कर देता हूँ तो शायद डेटा सही से अपलोड हो जाए ना। किसी को कोई डाउट आज के सेशन में कोई प्रॉब्लम हुई तो बताइए, क्योंकि कल हमने ब्लिंक आज ख़त्म कर दिया। कल हम नए प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, कोई नया प्लेटफॉर्म देखेंगे जो भी आपको इजी बताना हो। कल हम सिनरिक प्रो प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, सिनरिक प्रो प्लेटफॉर्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है। और परसों की क्लास में हम IFTTT वाली क्लास को करेंगे। IFTTT जो मैंने आज सुबह समझाया था, इफ़ दिस देन दैट, IFTTT की कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे उससे हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो हम IFTTT के प्रोजेक्ट्स करेंगे फ्राइडे को। कल की क्लास रहेगी हमारी सिनरिक प्रो की। सिनरिक प्रो के बहुत सारे फ़ायदे हैं, कल बताए जाएंगे सिनरिक प्रो कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे क्या कोडिंग की जाती है, सिनरिक प्रो को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अभी मैं आपको क्विज़ दे देता हूँ, नेक्स्ट क्विज़ आप लोग को करना है, तो एक फटाफट क्विज़ को सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट्स हो तो बताइए, क्या कोई डाउट हो तो मैं बिल्कुल उसके लिए बैठा हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया सबको?
connected. USB device is connected.